नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने प्रकृति के बारे में समझा जी कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, शुक्र का क्या महत्व है, उसमें आर्तव का क्या महत्व है, फिर उसके अलावा 9 के 9 महीने, फिर माँ का आहार विहार कैसा है, यानी जिस भूमि में बीज है, जिस गर्भ में शिशु गर्भ बढ़ रहा है उसकी स्थिति क्या है, तो ऋतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आधार पे हमने देखा कि शरीर में गर्भ में प्रकृति कैसे बनती है जी। तो इसमें हमने 8 प्रकार की प्रकृति देखा, उसमें अलग अलग प्रकृति का महत्व भी समझा कि कौन सी प्रकृति किस तरह की है। फिर हमने शारीरिक प्रकृति के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी समझा। जब भी कोई नया गर्भ ठहरता है, कोई भी नया गर्भ, तो उसमें उसकी शारीरिक और मानसिक प्रकृति बनती है। वो कैसी होगी, वो डिपेंड करता है जी मनुष्य का शुक्र, महिला का आर्तव, 9 के 9 महीने, महिला का खान पान, उस समय किस ऋतु में गर्भ ठहरा है और उनके बीच किस तरह की मानसिक स्थिति है, क्या तालमेल है, किस पर्पज से गर्भाधारण किया गया है। तो इन सब के आधार पर डिपेंड करता है कि प्रकृति कैसी बनेगी जी। तो प्रकृति के आधार पे ही फिर शरीर कैसा है, दुबला पतला है, मध्यम है, भारी है, या दो दो दोष एक समय में है, या त्रिदोष ही बिगड़े हैं, या सब कुछ बैलेंस में है। सब कुछ बैलेंस में है तो रोग व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। त्रिदोष ही बिगड़े हैं, वो कितने बिगड़े हैं। दो दो दोष है तो उसमें कौन सा डोमिनेट है, क्या स्थिति है, उसी के आधार पे फिर चिकित्सा होती है जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है जी। आप इससे आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 10 पे। अब वात पित्त कफ के गुण दिए गए हैं जी, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वात के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है। एक बार रिपीट कर दो विक्की जी, आज का टॉपिक शुरू करो। अच्छा विक्की जी अभी नहीं है। पेज नंबर है जी 10, पेज नंबर 10 पे अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम, पहला अध्याय, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे वात दोष के गुण दिए हैं जी। गुण, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं आरंभ वाली कक्षाओं में। इसके गुण हैं रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर, सूक्ष्म, चल। अब ये रुक्ष गुण क्या है, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म क्या है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में वात बढ़ा है तो वो इन गुणों के आधार पर बढ़ा है। फिर ये गुण कैसे कार्य करते हैं, ये प्रैक्टिकल इनका शरीर पे क्या प्रभाव रहता है, उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसकी चिकित्सा क्या है, रुक्ष गुण का मतलब है रूखापन, तो इसकी चिकित्सा क्या रहेगी, इसके विपरीत गुण शरीर में पैदा करना, यानी ड्राई के विपरीत स्निग्ध गुण शरीर में पैदा करना। किसी का शरीर रूखा सूखा है तो वहाँ पे चिकनाई बढ़ाना। इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पहले दीपन पाचन अनुलोमन होगा, फिर हम चिकनाई को बढ़ाएंगे। फिर लघु गुण क्या है, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम होना, शरीर में बल ताकत ना होना। तो लघु गुण भी कैसे दूर होगा, जब गुरुता शरीर में बढ़ेगी। गुरुता कैसे बढ़ेगी, शुद्ध अच्छी चिकनाई खाने से और टाइमली अच्छा स्नेह युक्त भोजन का सेवन करने से। तो क्या डायरेक्ट ही भारी भारी खिलाना शुरू कर दें, इसमें भी नियम था कि दीपन पाचन करके फिर हमने गुरु चीज़ें खिलानी हैं।
फिर शीत गुण परेशान करता है सर्दियों में जी, शरद, वसंत और हेमंत और शिशिर ऋतु में परेशान करता है शीत गुण जी, क्योंकि इस समय भयंकर ठंड पड़ती है। फिर खर गुण आपका या तो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ेगा या वर्षा ऋतु में बढ़ेगा, या सर्दियों में भी अगर कोई चिकनाई का सेवन नहीं कर रहा है, वात प्रकृति का व्यक्ति है, दीपन पाचन अच्छा नहीं है, तो शीतता खरता को भी बढ़ाती है जी। फिर सूक्ष्म और चल गुण डिपेंड करते हैं कि रुक्ष, लघु, शीत, खर ये गुण कितने बड़े हैं। ये अत्यधिक बड़े हैं तो ये सूक्ष्म और चल गुण उसको और भयानक बना देते हैं जी। तो ये गुण बाकी गुणों पे निर्भर करते हैं जी। खर खर को क्या क्या मतलब हुआ? खर का मतलब हुआ जी खुरदरा, खुरदरा। वात का शीत गुण और पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण एक साथ बढ़ सकते हैं गुरुजी, या नहीं बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते जी। गर्मी जब उष्ण तीक्ष्ण बढ़ा है, उष्ण तीक्ष्ण में फिर क्या सिम्टम मिलते हैं? अपन ने पढ़ा, अधिक प्यास लगना, अधिक पसीना आना, बेहोशी होना, बार बार जवर आना, तो ये सिम्टम जिसको चल रहे हैं तो वहाँ शीत गुण कैसे बढ़ेगा विक्रम जी? थोड़ा सा बस डाउट था जी, कहीं अगर ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कई लोगों को जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जिनको गर्मियों में वैसे भी अधिक पसीना रहता ही है, वो सर्दियों में भी नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं जी। क्या पता शर्ट में सर्दी निकाल दे, उनको सर्दी लगती नहीं है, तो वो प्रभाव है शरीर में उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़े रहने का जी। जी गुरुजी। तो ये वात के गुण जी, शरीर में वात बढ़ा है, वात बढ़ा है तो क्या बढ़ा है वात में? ये गुण बढ़े हैं, इन गुणों की चिकित्सा करना। ये गुण फिर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे अलग अलग अंगों में व्याधि पैदा करते हैं। फिर आगे है पित्त के गुण जी। पित्त के गुण में है स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, आमगंध वाला, सर, द्रव। अब स्निग्ध क्या है? वात वाले में तो स्निग्धता थी ही नहीं जी, वहां पे रुक्ष खर गुण उसके ज्यादा प्राकृतिक रूप से इनकी अधिकता शरीर में रहती हैं। और पित्त में स्निग्धता है जी, स्निग्धता है, वहाँ वात में स्निग्धता नहीं थी तो इसलिए वात वाला हीन प्रकृति का, पित्त में स्निग्धता है। स्निग्धता के साथ साथ उष्णता भी है, यानी इस उष्ण के कारण अग्नि अच्छी रहती है। अग्नि अच्छी है तो हमने पढ़ा है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, अगर अग्नि अच्छी नहीं होगी तो सभी रोग होंगे। अग्नि अच्छी है, टाइमली भूख लग रही है, पाचन हो रहा है, तो नॉर्मली बीमारियां नहीं होती। तो पित्त वाला मध्यम स्थिति का रहता है, जैसे कि वात में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो बीमारियां आ जाएगी, कफ में भी थोड़ी सी चिकनाई बढ़ी या गुण बढ़े बीमारियां आ जाएगी। पित्त में अग्नि का बल थोड़ा अच्छा है, तो ये इन दोनों की तुलना में, वात और कफ की तुलना में इतना जल्दी नहीं पकड़ में आता जी बीमारियों से। इसका अग्नि का बल ठीक रहने के कारण खासकर बड़ी बीमारियां एकदम से नहीं होती, अगर जब तक व्यक्ति पूरा ही सिस्टम ना अपना बिगाड़े। तो अग्नि अच्छी रहेगी तो दीपन पाचन अच्छा रहेगा, अग्नि अच्छी रहेगी तो ही अनुलोमन अच्छा होगा। अनुलोमन अच्छा है, अनुलोमन मतलब मल और मूत्र का समय से निष्क्रमण होना, निकल जाना जी। अगर अग्नि ही अच्छी नहीं है तो ही फिर अनुलोमन रुकता है जी। तो ज़्यादातर ये किडनी के जो पेशेंट मिलते हैं तो उनमें भी यही है जी, अग्नि अच्छी नहीं है, वहाँ आम निर्माण हो रहा है, फिर उसका क्रेटिनाइन, यूरिया ये सब जो बढ़ते हैं वो उस आमता के कारण। और फिर अग्नि अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, दीपन पाचन अच्छा नहीं है तो अनुलोमन भी रुक जाता है, अंदर आमता भी बढ़ रही है, अनुलोमन भी रुका है, फिर उस तरह की संप्राप्ति बनती है। तो पित्त वाले में अग्नि का बल ठीक रहता है, ये बचा रहता है बीमारियों से। हाँ जी गुरु जी, एक पित्त प्रकृति का ही बंदा है, उसको जैसे मैदा या कीड़ा खा लेता ना तो उसके पूरे चेहरे पर लाल मतलब एलर्जी हो जाती है जी, तो ये कौन से गुण के कारण होता है गुरु जी? ये गुण तो जी आप बताएंगे कौन से गुण के कारण हो रहा है। देखो ये सिर्फ एक पॉइंट पे, जैसे कल वो बोल रहे थे कि एक वो खा लेते हैं चित्रकादिवटी तो मल ऐसा आ जाता है, या कुछ सिम्टम बता रहे थे। हमने पूरा किसी रोगी को दवाई बताने के लिए या किसी की बीमारी का निचोड़ निकालने के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी जी, कि भाई पूरी दिन में क्या कर रहा है वो, क्या वो दही भी खा रहा है, कितने टाइम खा रहा है, क्या दोनों टाइम, या कई पेशेंट तीनों टाइम भी खाते हैं, तो संप्राप्ति कहाँ से बन रही है, उसकी लाइफ दिनचर्या पूरी देखनी पड़ेगी कि उसको संप्राप्ति कहाँ से आ रही है, ऐसा क्या खा रहा है कि कुछ भी उसने कुछ ये एक दो चीज़ें ली तो उसको ऐसा
हो गया है, तो बाकी क्या खा रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो देखना पड़ेगा कुलदीप जी। वहाँ से हम उसकी बीमारी को पकड़ पाएँगे। उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिएगी। और कुछ भी खा ले कोई समस्या नहीं गुरुजी, जैसे मैदा या कि कोई भी प्रोडक्ट बने हुए खाता हो या फिर पेड़ा खाता है तो उस समय उसको बहुत ज्यादा समस्या होती है जी। उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिएगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर मान लो उष्ण गुण बढ़ा है, तीक्ष्ण बढ़ रहा है, तो केला खाने से उसको समस्या नहीं बनती है जी, क्योंकि केला तो शीत है, तो ये इस पे नहीं इफेक्ट डालेगा। तो इसकी पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, कब सोता है, कब जागता है, कब उठता है, सुबह कब खाता है, क्या क्या खाता है, क्या चाय के साथ रोटी खा रहा है या रोटी के साथ दूध ले रहा है या सुबह दही खा रहा है, क्या खा रहा है जी, पूरी हिस्ट्री चाहिएगी, तब इस पेशेंट को बता पाएंगे जी क्या हो रहा है। सिर्फ एक के आधार पे नहीं बताया जा सकता जी, पूरी हिस्ट्री चाहिएगी पेशेंट की, फिर बता देंगे। तो ये है जी, पित्त में स्निग्ध गुण है तो ये मध्यम प्रकृति का है, उष्ण गुण है तो अग्नि का बल अच्छा रहता है। फिर ये ज़्यादा अगर विदाकारक खाएगा जो अंदर जाके जलन पैदा करे तो वो तीक्ष्ण गुण को बढ़ा देगी, तीक्ष्ण बढ़ा रहेगा तो वो द्रव गुण को बढ़ा देगा, द्रव गुण मतलब कि अंदर एसिड अधिक बढ़ जाना जी। और बाकी ये गुण इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि ये शुरुआती तीनों गुण कैसे रहेंगे। फिर कफ के गुण हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज दोबारा से इनको देख रहे हैं। कफ के गुणों में है स्निग्ध यानी कि चिकना, शीत है, शीत यानी कि ठंडा, गुरु यानी कि भारी, मंद यानी कि धीमा, सलक्षण, मृत्सन है, फिर पिछल गुण में आ गया आपका, और स्थिर है, स्थिरता वाला जी। तो कफ के ये गुण हैं, इन गुणों में कफ वाले में स्निग्धता है, तो वात पित्त कफ तीनों की तुलना में कफ वाले की स्निग्धता सबसे अधिक होती है जी। फिर इसमें गुरुता भी है, मंदता भी है, पिछलता भी है, स्थिरता भी है। तो इनके आधार पे अगर ये सब बैलेंस में है गुण, तो कफ वाला व्यक्ति भीम की तरह आकर्षक शरीर रहेगा। लेकिन जब ये सभी गुण सम अवस्था से अधिक बढ़ जाएंगे तो वो भी भयानक रूप से बीमार पड़ता है, फिर वो मंद गुण उसमें आ जाता है, स्थूल उसमें आ जाता है, यानी वो आलसी हो जाता है जी। तो ये है कफ के गुण जी। और फिर आगे हाँ जी, थोड़ा बता देंगे सुलक्षणा वाले के बारे में। सिलेक्शन का मतलब है जी, सिलेक्शन का मतलब है साफ, क्लियर। अगर ये बैलेंस में है, देखो इसमें तीन गुण ऐसे हैं, स्निग्ध है, गुरु है और सिलेक्शन है, या चौथा स्थिर को भी ले ले। सिलेक्शन का मतलब है साफ। अगर ये बैलेंस में है, स्निग्ध, गुरु, सिलेक्शन, स्थिर, तो ये सबसे आकर्षक भी बनता है जी ये व्यक्ति। अगर ये जब बढ़ जाते हैं चारों ही, या बढ़ तो कोई भी जाए सम प्रमाण से अधिक, तो फिर ये व्यक्ति स्थूल हो जाता है, आलसी हो जाता है जी। इसकी सब क्रियाएं धीमी हो जाती है, चाहे वो जठराग्नि की बात हो, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो फेफड़ों की बात हो, लीवर प्लीहा की बात हो, ये सब ऑर्गन इसके धीमे हो जाते हैं इन गुणों के बढ़ने के कारण। या फिर महिलाओं में यूट्रस की बात हो, या पुरुषों में कफ जिनका अत्यधिक बढ़ा हो तो इरेक्शन की कमी सबसे अधिक रहती है। तो ये कफ है जो हर चीज़ को स्लो करता है जी, व्यक्ति को आलसी, व्यक्ति के हर एक ऑर्गन को आलसी बनाता है। तो ये है जी कफ के गुण। फिर इसके बाद है संसर्ग तथा सन्निपात। संसर्ग किसको कहा गया है, दो दो दोष जब शरीर में बड़े हो तो उसको संसर्ग बोलते हैं जी। और सन्निपात जब शरीर में तीनों ही दोष बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सन्निपात जी। फिर इसके बारे में मलों का वर्णन है, मूत्र है, पुरुष को मल बोला गया है, पसीना, मूत्र, मल तथा पसीना, इन तीनों को मल कहा गया है जी। ये भी सम प्रमाण में रहने चाहिए, सम प्रमाण में रहेंगे तो शरीर बैलेंस में रहेगा, यानी मूत्र भी सम प्रमाण में निकलना चाहिए, मेद भी, मल भी सम प्रमाण में निकलना चाहिए, और पसीना भी सम प्रमाण में। मूत्र किसी को अगर निकलेगा ही नहीं तो उसको किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति बन जाएगी, क्योंकि जो क्लेद है, टॉक्सिन है जो निकलने चाहिए मूत्र के थ्रू, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं जी, अनुलोमन ही नहीं है, तो वापस किडनी की तरफ जाएंगे रक्त में मिलके। और मूत्र अधिक हो रहा है तो भी वो किडनी फेलियर भी करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मूत्र अधिक हो रहा है तो यहाँ से
दीपन पाचन बिगड़ के फिर अनुलोमन बिगड़ रहा है जी। तो यहाँ पे पाचन नहीं हो पा रहा है, तो पाचन कैपेसिटी कमजोर पड़ गई है, तो अत्यधिक निकलने के कारण फिर ये उस तरह से किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति बनाएगा। फिर मल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मल अगर समता में रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर मल निकले ही ना, कब्ज हो जाए, तो वो भी जीना हराम कर देती है। और मल फिर अत्यधिक निकले, दिन में खाते ही मल त्याग के लिए जाना पड़े या बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़े, वो स्थिति भी खतरनाक है जी, क्योंकि उसमें पाचन नहीं हो रहा है, ऐसे ही निकल जा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को रोगियों को आप देखते हैं जो आईबीएस के रोगी होते हैं, खाते ही मल त्याग के लिए जाना पड़ता है या बार बार मल त्याग के लिए, तो इसमें शरीर में एक तरह से क्षयात्मक संप्राप्ति बनती है। कई ऐसे लोग देखे हैं जी जिनका शारीरिक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, लेकिन 1 महीना इस तरह की संप्राप्ति बनी कि खाते ही मल त्याग, या दिन में वैसे 7, 8, 10 बार मल त्याग करना, और इस तरह की समस्या के साथ में ब्लीडिंग भी थी, तो लोग एकदम से जिक्र नहीं करते हैं, थोड़ा छुपाते हैं इस तरह की समस्याओं को। तो ये हट्टे-कट्टे व्यक्ति को भी दुबला-पतला बना देता है जी। फिर हाँ जी। जी, अपना मिक्स प्रकृति का भी आप थोड़ा सा बता दो, जैसे वात पित्त हो गया या पित्त कफ हो गया, इनकी जैसे थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दो कि इनमें कैसे रोग आते हैं, कैसे थोड़ा। इनमें गुलशन जी डिपेंड करेगा, जैसे हमने वात के बारे में पढ़ा, फिर पित्त के बारे में, कफ के बारे में, इनमें डिपेंड करेगा कि दो दोष में बलवान कौन सा है। अगर वात बलवान है, वात और पित्त है, वात और पित्त है, उसमें वात बलवान है, तो फिर बढ़ा हुआ वायु पित्त को भी कमजोर कर देगा। पित्त मतलब अग्नि को भी, जो शरीर में अग्नि के सारे पित्त के बाकी गुण हैं। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त में क्या है, यहाँ उष्णता बढ़ी है या तीक्ष्णता बढ़ी है, तो पित्त के गुण ऐसे हैं, सुखाने का काम करते हैं। पित्त बढ़ेगा तो साथ में वात भी बढ़ेगा जी। पित्त अगर बढ़ रहा है लंबे टाइम से, तो साथ में शरीर में वात भी बढ़ेगा, और वात बढ़ रहा है तो उस पित्त को कमजोर करेगा, वो पित्त को बढ़ाएगा नहीं, वो कमजोर करेगा। क्योंकि वात बढ़ेगा तो अग्नि डिस्टर्ब होगी, अग्नि ही नहीं है तो फिर पित्त वाले गुण शरीर में नहीं बढ़ेंगे। तो वात पित्त में वात बढ़ा है तो वो अग्नि कमजोर करके फिर वात ही बलवान रहेगा वो शरीर को। जो हमने आरंभ में कक्षा में पढ़ा था कि वात बढ़ने से किस तरह से अलग अलग धातुओं में वायु चली जाती है तो क्या बीमारियां पैदा करती है, हमने लकवा जैसी संप्राप्तियां भी पढ़ी थी, मिर्गी के दौरे वाली भी, और साइटिका जैसी भी हमने पढ़ा था। तो उस तरह की संप्राप्तियां, और पित्त बलवान है, लंबे टाइम से पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, तो साथ साथ में वात भी वहां इन्वॉल्व रहेगा जी। कफ और पित्त में इस तरह से है, वो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति ने, कफ का शरीर है फिर वो विदा कारक भी खा रहा है, ज़्यादा तीखे खा रहा है, तो उसके साथ फिर कफ होते हुए भी उसको एसिडिटी बनना, बार बार प्यास लगना, अधिक पसीना आना, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के आहार विहार का वो सेवन कर रहा है। तो मेनली हमने गुलशन जी एक एक दोष को अच्छे से समझ लेना है। एक को समझ पा रहे हैं तो फिर हमने दो दोषों में ये देख लेना है डोमिनेट कौन सा है और उससे क्या लक्षण हमें सामने नजर आ रहे हैं। जी, इनका ऐसा है कि इनके गुण आपस में लड़ते हैं दोनों के। नहीं, आपस में तो नहीं लड़ते हैं, वायु तो इतनी बलवान है, अगर वायु बढ़ेगी, आप देखते हैं कि सृष्टि में अगर हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, तो आप कहीं अगर खाना बनाओगे तो नहीं बना पाओगे जी, क्योंकि वहां पे वायु इतनी बलवान है कि वो अग्नि को बुझा देगी जी। तो वायु अगर बढ़ रही है, वात अगर बढ़ रहा है, तो वो पित्त को तो अग्नि को नष्ट करके जी, अग्नि को विषम बना के या मंद करके, अग्नि की पावर को घटा के वो पित्त को तो न्यून कर देगा जी। क्योंकि पित्त अग्नि के सहारे ही तो अच्छा है जी, अग्नि अच्छी है तो पाचन अच्छा है, धातुएं अच्छी बन रही है। अग्नि को ज्यादा विदाकारक आहारों का सेवन कर रहे हैं तो वो अग्नि और बढ़ जाएगी। लेकिन वात बढ़ रहा है, वात मतलब कि जी वायु, जैसे सृष्टि में आंधी तूफान वायु के रूप में है, तो उस समय अग्नि नहीं जल पाती जी, नहीं जल पाती ना गुलशन जी। तो वात बढ़ेगा तो अग्नि को नष्ट करके, वो अग्नि को कमजोर करके वो पित्त को न्यून कर देगा जी, पित्त को तो बिल्कुल ही कमजोर बना देगा। और एक ही शरीर में पित्त और वात है, तो पित्त क्या करेगा, पित्त बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण, गर्मी है, आकाश में अगर गर्मी अधिक है, आप देखते हैं कि धूप अगर अधिक है तो वो सुखाने का काम भी करती है, सूखेगा तो वायु बढ़ेगी जी। और आप सवाल रखो अपना।
नहीं भैया जी, यही सवाल था जी। और पित्त, अगर मान लो कफ अधिक बढ़ा है तो कफ अधिक बढ़ के ब्लॉकेज करेगा, ब्लॉकेज करेगा तो वायु जो पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रही है वो फंसेगी, फंसेगी तो वो भी दर्द करेगी जी। तो वात बढ़ने के कारण, कफ बढ़ने के कारण, कफ बढ़ने के कारण ब्लॉकेज होगी, वात का मार्ग रुकेगा जी। तो फिर वहाँ पे कफ की समस्याएं ब्लॉकेज जैसी तो है ही, लेकिन साथ में दर्द भी बढ़ेगा जी। और जब तक वो मार्ग क्लीन नहीं होगा, जब तक वहाँ ब्लॉकेज रहेगी तो दर्द बना ही रहेगा जी। तो दर्द को निकालने के लिए उन गुणों को कम करना पड़ेगा। जैसे कफ प्रकृति वालों के सबसे ज्यादा जोड़ों गोडों में सबसे ज्यादा समस्या है, चल नहीं सकते या कुछ समय बाद उनके पांव टेढ़े चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हसनपेक्स में ये तो वात वालों की है जी कि टेढ़े मिड्ढे होना या चल नहीं पाते। कफ वालों में तो क्या है, डिफरेंस क्या है जी। देखो, दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, एक बहुत भारी है, एक बहुत पतला है जी। अब पतले में तो क्या है जी, वहाँ पे चिकनाई ही नहीं है, जैसे सूखी लकड़ी है उसकी तरह शरीर है। तो उसमें कट कट की आवाज़ भी है, उसमें जोड़ों में घुटनों में दर्द, क्योंकि ग्रीस खत्म हो गया, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो उसको तो इसलिए दर्द है जी। अब जो भारी मोटा तगड़ा है उसको भी घुटनों में जोड़ों में दर्द है, लेकिन शरीर भारी मोटा तगड़ा, उसमें क्या है जी, उसमें जब ज़रूरत से ज़्यादा उसके के अंदर गुरुता है, वजन है, तो वहाँ पे आम है जी। वहाँ पे वो दिख तो रहा है, वो इस तरह के व्यक्तियों के घुटनों में क्या मिलती है जी, सूजन मिलती है, फिर सूजन के साथ इनको दर्द है जी। और दूसरे व्यक्ति तो सूखा हुआ है जी, खुश्की के कारण दर्द है। कुलदीप जी। जी गुरु जी, जैसे अंगुलियों में या फिर पाँव में सूजन आ जाती है तो मतलब ये इसी आम की वजह से आती है। हाँ बिल्कुल, आम की वजह से जी। जैसे कल अपन एक बात करी थी, एक केस की बात करी थी कि भाई उसको पिछली सर्दियों में भूख ही नहीं लगती थी, अग्निमन था। अब भूख ही नहीं लगती है आपको, बस टाइम है, घर वालों ने दे दिया, खा लिया जी। तो क्या इसमें भूख ही नहीं लग रही है, खा लिया है, तो पाचन तो हो ही नहीं पा रहा है जी। आपको भूख लगी है, खाओगे, पचेगा तो अगली बार फिर से शरीर डिमांड करेगा, ऐसे ही होता है। यहाँ पे जब भूख ही नहीं है फिर भी खा लिया, बस टाइम है, घर वालों ने दे दिया, तो खा रहे हैं, पाचन हो नहीं रहा है, पाचन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो धातुएं नहीं बन रही है, तो ताकत आ ही नहीं रही है। जब भूख नहीं है, खा रहा है, लेकिन ताकत नहीं आ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, ताकत के लिए ही चीज़ें खानी शुरू कर देता है जी, अग्नि को ठीक नहीं करता है। उस व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि वो कमजोरी फील कर रहा था, भूख लगती नहीं थी, फिर उसने मांस का सेवन किया जी, पूरी सर्दी सर्दी किया, तो उसको पूरा भयंकर और अग्निमंद, कोई भूख नहीं है, कुछ भी खा ही नहीं रहा है, फिर और मल रुक गया है, मूत्र रुक गया है, उसका क्रेटिनाइन लेवल सीधा ही जंप किया मिला जी। जब वो पेशेंट आया तो उसका क्रेटिनाइन लेवल 19-20 था, डायलिसिस कई बार हो चुकी थी। तो अग्निमंद है, पाचन नहीं है, तो कमजोरी फील करेगा, और कमजोरी में ताकतवर चीजें खाएगा तो और बीमार बनेगा जी। क्या हो रहा है वहाँ पे, जब अग्नि ही नहीं है या अग्नि कमजोर है, खा ज़्यादा रहा है, ताकत वाली चीज़ें खा रहा है, पाचन दुरुस्त नहीं है, तो वो बीमारी बनेगा जी। जो खाएगा वो पचेगा नहीं तो आम ही बनेगा। कुलदीप जी। जी गुरु जी, आगे समझ में। अब आपने ये देखना है कि जोड़ों में दर्द किस व्यक्ति को है, जोड़ों में, घुटनों में, भारी को कि पतले को। पतले को तो सीधा सा संबंध है जी कि उसकी चिकनाई खत्म हो गई है, चिकनाई ही नहीं है तो आवाज़ आ रही है और दर्द है। भारी में ये समस्या है तो उसको आम के कारण है जी। आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे, एक तो वो ऐसा दही अधिक खाता हुआ, या पनीर, या रोटी के साथ भी दूध, या फिर रोटी सब्जी के साथ अधिक लस्सी पीना, या फिर अधिक दही खाना, या फिर ये भूख ना होते हुए, ताकत ना होते हुए ड्राई फ्रूट अधिक खाना, या फिर अंडे वगैरह अधिक खाना, इस तरह की हिस्ट्री मिलती है। जो ये जितने भारी हैं, ताकत है नहीं, भूख है नहीं, फिर भी ताकत के लिए खाते रहे, इसलिए और बीमार होते चले जाते हैं। जी गुरु जी, ठीक बोला आपने, लस्सी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं गाँव में, तो सबसे ज्यादा गाँव में वात की समस्या जी। क्या है जी, हम 4 रोटी खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं आधा लीटर। अब 4 रोटी के आटे को गूँथने के लिए आप आधा लीटर पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जैसे हमने पढ़ा कि अपना पेट भी एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है जी। तो यहाँ पे अगर ठोस से ज़्यादा लिक्विड डाल दिया तो सड़ेगा, और खाना अंदर जाके दो ही काम कर रहा है, या पच रहा है या सड़ रहा है। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियाँ पैदा करेगा। लगभग 90-95% लोगों को यही नहीं पता कि खा क्यों रहे हैं जी। बस भूख है, खा लिया, पेट भरने के लिए लोग खाते हैं। जब इस दृष्टि से खाएंगे कि जब भी खाया चाहे थोड़ा खा लें, लेकिन वो पचना चाहिए।
जब भी खाएं पचाने की दृष्टि से खाएंगे तो बीमार होंगे ही नहीं जी। बस जो मिल गया है खा लिया है, कितना भी अधिक खा लिया है तो उससे तो बीमारियां ही आएगी जब नहीं पचेगा तो जी। तो बेसिक सिस्टम ठीक नहीं है लोगों का, इसलिए ज़्यादा बीमारियां हैं। तो फिर मलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जी पेज नंबर 11 पे। मूत्र और पुरुष को मल बोलते हैं, पसीना, तो ये 3 हमारे मल है, ये भी बैलेंस में रहने चाहिए जी। और आगे है फिर 7 धातुएं हैं इसके वक्तव्य में, अगर हम पढ़ेंगे, इसका वक्तव्य पढ़ दो जी कोई भी साथी। विक्की जी है तो विक्की जी पढ़ सकते हैं। मोनू जी आप पढ़ दो। आज विक्की जी का नंबर था शायद, इसलिए विक्की जी आज क्लास में ही नहीं आ पाएंगे जी गुरुजी। मलों का वक्तव्य। भगवान धन्वंतरि की मान्यता है, अर्थात बात आदि तीनों दोषों, दोष, रस, रक्त आदि 7 धातुओं तथा मूत्र आदि शरीर के मल ही शरीर के मूल हैं, अथवा ये समझिए कि यह शरीर दोष धातु मलमय है, ये ही इसके तत्व है। आगे वे पुनः इसी संबंध में कहते हैं, ये रस, रक्त आदि शरीर को धारण करने से धातु कहे जाते हैं। धातु शब्द धातु से निष्पन्न होता है, इसका अर्थ है जो द्रव्य शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यही कारण है कि सम अवस्था में स्थित बात आदि दोषों को भी धातु कहा जाता है। जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा जाता है। शास्त्रकार दोष शब्द की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि दुष्यंत जो दूसरों को दूषित करते हैं अथवा स्वयं दूषित होते हैं वे दोष कहे जाते हैं, और जो दूषित होते हैं वे दूष्य कहे जाते हैं। महर्षि पुनर्वसु के अनुसार बात आदि दोष ही रक्त, रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, यथा बात आदि दोष भी शास्त्र निर्देश द्रुत आहार विहार के सेवन से ही दूषित होते हैं। कुछ समझ में आया मोनू जी क्या कहा गया है? हाँ गुरु, जैसे ये इन्होंने बताया कि जैसे हमारा शरीर है तो ये धातुओं को धारण करता है, और जैसे ये मल है हर प्रकार के मल और धातुओं से बना हुआ है, और कोई भी जैसे दोष और ये धातु ये आपस में एकदम ये उसी को एक ही वस्तु को हम धातु और दोष कहते हैं। अगर वो सम अवस्था में है तो उसको उसी को हम धातु कहेंगे, और अगर वो घट गया या बढ़ गया तो फिर उसको हम दोष कहेंगे। अगर सिंपली सी बात करें जी, हमारा शरीर है जो वो वात, पित्त, कफ 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मल, इनसे चलता है जी। अब ये सब बैलेंस में रहने चाहिए। अब वात, पित्त, कफ अगर ये बैलेंस में हैं तो इनको हम धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर का धारण कर रहे हैं। जो शरीर को धारण करते हैं उनको धातु बोलते हैं जी। फिर आगे 7 धातुएं भी हैं हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो भी शरीर को धारण कर रहे हैं, इसलिए उनको धातुएं बोलते हैं। तो वात, पित्त, कफ क्या है? ये धातु है कि ये दोष है जी? अगर ये सम अवस्था में है तो ये धातुएं हैं, क्योंकि ये भी शरीर को धारण किए हुए हैं। अगर ये सम अवस्था से अधिक बढ़ जाते हैं तो ये दोष है जी, क्योंकि फिर ये शरीर को रोगी बनाते हैं। तो वात, पित्त, कफ 3 दोष, अगर ये समता में है तो ये धातुओं की तरह ही काम करते हैं, बिगड़ जाते हैं तो ये दोष है जी। फिर 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये शरीर को धारण करते हैं, और जब ये बिगड़ते हैं तो भी बीमारी बनाते हैं। और ये कब बिगड़ेंगे? जब वात, पित्त, कफ बिगड़े हैं तब ये बिगड़ेंगे जी। और फिर 3 मल भी डिपेंड करते हैं वात, पित्त, कफ के ऊपर। इसमें एक शब्द और आया है दुष्य जी। दुष्य मतलब हम समझ रहे हैं जी कि वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेंगे तो धातुएं भी अच्छी रहेगी। वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेंगे तो मल भी अच्छे रहेंगे। वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेंगे तो शरीर के सब ऑर्गन भी अच्छे रहेंगे। अब शरीर में वात, पित्त, कफ
बढ़ गया है या सम प्रमाण से घट गया है। वात बढ़ेगा तो वात के जो गुण अभी हमने डिस्कस किए थे जी, रुक्ष, खर, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, ये अगर बढ़ेंगे तो ये रुक्ष गुण बढ़ेगा तो हर ऑर्गन को सुखाने का काम करेगा। सबसे पहली संप्राप्ति रुक्ष गुण बढ़ेगा या वात का कोई भी गुण बढ़ेगा तो अग्नि विषम होगी जी। अग्नि विषम होगी तो वहां पे पाचन अच्छा नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है तो धातुएं भी बिगड़ेगी और मल भी बिगड़ेगा जी। अब वात बढ़ा है तो अग्नि क्यों बिगड़ी है जी? क्योंकि वात सुखाने का काम कर रहा है। किसको सुखाने का काम कर रहा है? आपका जो लीवर है पाचक पित्त छोड़ रहा है जी। आप सबसे पहले अगर वात बढ़ा है, वात का रुक्ष गुण बढ़ा, वो सुखाने का काम करेगा। किसका? किसको सुखाएगा? मुंह के बोधक कफ को जी। अमाशय में जो क्लेदक कफ है उसको सुखाएगा, जो भोजन को पेस्ट बनाता है। और पक्वाशय में जो पाचक पित्त है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, उसको सुखाएगा। तो यहाँ पे वात पित्त कफ बढ़े, वात बढ़ा यहाँ पे, उसने अग्नि मंद किया, अग्नि को विषम किया तो धातुएं बिगड़ गई जी। तो वात पित्त कफ के बिगड़ने से धातुएं बिगड़ी। अब वात पित्त कफ बढ़े हैं, वात बढ़ा है तो अग्नि विषम है, अग्नि विषम है तो पाचन अच्छा नहीं है तो फिर वो आगे मलावरोध जैसी संप्राप्ति भी बनाएगा। और रुक्ष गुण बढ़ा है तो वो वैसे भी सुखाने का काम करेगा। तो वात के बढ़ने से धातुएं बिगड़ी, वात के बढ़ने से मल बिगड़ गए जी। अब तीसरा है दुष्य। दुष्य यानी कि जो ऑर्गन कौन सा इफेक्ट हुआ इसमें। अब ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट हुए जी? इसमें मुंह का बोधक कफ भी, टेस्ट चला जाना जी। अमाशय का क्लेदक कफ भी, जो अच्छा पेस्ट बना ही नहीं पा रहा जी। और पक्वाशय का पाचक पित्त भी। और फिर आगे अगर पूरी संप्राप्ति को देखें तो यहाँ पे फिर मलाशय में भी ड्राइनेस आ गई है, जिससे मल कठोर बन रहा है, निकल नहीं पा रहा है जी। तो दुष्य क्या क्या हुए? दुष्य ये हुए, इनमें भी फिर ये हर चीज़ को सुखा रहा है। अगर और डिटेल में जाएं तो जैसे लीवर है, लीवर यहाँ पाचक पित्त कम बनाएगा तो दुष्य क्या हुआ जी? यहाँ पे लीवर दुष्य हुआ। बाकी जो पूरी संप्राप्ति देखिए वो सब भी दुष्य ही है। भाई जो व्याधि बनी है उसने दूषित किस ऑर्गन को किया है, इफेक्ट किस ऑर्गन को किया है? तो किसी भी रोग में वात पित्त कफ बढ़ेंगे, वात पित्त कफ में गुण बढ़ेंगे। फिर वात पित्त कफ के बिगड़ने से ही अग्नि बिगड़ती है जी। जैसे हमने देखा कि वात वाले की अग्नि विषम है, पित्त वाले की अग्नि अच्छी होती है या बड़े होने पे तीक्ष्ण रहेगी। कब रहेगी? जब उसका उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा होगा। द्रव गुण बढ़ा है तो वहाँ भी मंद हो जाती है। और कफ बढ़ा है तो अग्नि मंद रहती है। तो वात पित्त कफ अगर डिस्टर्ब होंगे, आपके बढ़ेंगे, तो सबसे पहले अग्नि बिगड़ेगी जी। अग्नि बिगड़ेगी तो धातुएं भी बिगड़ेगी, अग्नि बिगड़ेगी तो पाचन भी बिगड़ेगा जी। तो यहाँ पे वात पित्त कफ का इनबैलेंस होने से सबसे पहले अग्नि बिगड़ रही है, अग्नि बिगड़ने से धातुएं भी बिगड़ रही है, धातुएं बिगड़ने से मल भी बिगड़ रही हैं जी। और दुष्य तो हम यहाँ समझ ही रहे हैं कि अग्नि संस्थान भी दुष्य हो रहा है। ये तो हो गया कि पूरी संप्राप्ति यहाँ से बनी है जी। फिर ये गुण क्या कर रहे हैं? ये अब जैसे हमने देखा कि वात का गुण हर चीज़ को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। अगर कफ के गुणों की बात करें तो कफ में स्थूल गुण है जी, जो आलसी बना रहा है हर ऑर्गन को। मंद गुण है, जो हर क्रिया प्रणाली को धीमा कर रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? लीवर से पाचक पित्त ही नहीं निकल पा रहा है। पाचक पित्त नहीं निकल पा रहा है तो लीवर भी स्लो है जी, और अच्छी क्वालिटी का पाचक पित्त नहीं आ रहा है। और जब शरीर में अब यहाँ ब्लॉकेज जैसी स्थिति भी है तो वात पित्त कफ बढ़ना, अग्नि बिगड़ना, अग्नि से धातुएं, धातुओं से मल जी। तो ये संप्राप्ति। फिर इसमें दुष्य, जैसे हम बुखार की संप्राप्ति को अगर एक पढ़ें, बुखार में हम पढ़ते हैं कि वात पित्त अपने अपने कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ आमरस के साथ मिलके जठराग्नि को मंद करके, तो वहाँ पे संप्राप्ति बनती है जी अमाशय और पक्वाशय में। तो दुष्य क्या हुए वहाँ पे? अमाशय और पक्वाशय। तो किसी भी बीमारी में आपका दोषों का बिगड़ना, उससे अग्नि प्रभावित होना, अग्नि प्रभावित होने से धातुओं में बिगाड़ आना और मलों में बिगाड़ आना और फिर ऑर्गन में बिगाड़ आना। तो ये रहेगा जी किसी भी बीमारी में संप्राप्ति इस तरह से बनती है। दोष, धातु, मल
और दुष्य, अगर इसकी हमें समझ है हर बीमारी में, तो हम बड़े आराम से अपना अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे रख सकते हैं जी। अब हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी ये सवाल था इनका कुलदीप जी का, भाई एक दुबला-पतला व्यक्ति में तो हर चीज़ ही सूखती चली जा रही है जी, तो वहाँ तो कमज़ोरी है। भारी व्यक्ति में क्या है जी, वहाँ पे शरीर में कफ बढ़ा है, अग्नि मंद है। धातुओं में क्या है, धातुएँ दिखने में तो शरीर भी भारी है और धातुएँ भी अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है जी, केवल क्वांटिटी है, मात्रा है। इसलिए वो व्यक्ति भारी तगड़ा होता हुआ भी थोड़ा-सा लंबा चलाओगे साँस फूलने लगती है। कई स्टोरी जाना पड़े, सीढ़ियाँ चलना पड़े, साँस फूलने लगती है। या भारी तगड़ा होते हुए भी कमज़ोरी फ़ील कर रहा है जी, क्योंकि अंदर खराब मेद है, खराब चर्बी है जी। तो इस तरह से कोई भी बीमारी निर्माण होती है जी। वात पित्त कफ दोषों का बिगड़ना, उससे धातुओं का, फिर मलों का और फिर दूषियों किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं, इसको ही हमें हर बीमारी में समझना है। इस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है। किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरु जी फिर ये 10 गुलाब हम दूध के साथ भी यूज करा सकते हैं जी वात वाले को? बिल्कुल भी नहीं करवा सकते जी। आरोग्यवर्धनी जैसे आपने बोला था कि दूध के साथ देनी है, तो इसीलिए पूछ रहा था गुरु जी। फिर आप भी क्लास में लेट जुड़े हो, आरंभिक वीडियो सुनेंगे। सबसे पहले हमने जब दवाइयों के बारे में पढ़ना शुरू किया था ना जी, तो सबसे पहले दिन हमने दसमूलारिष्ट के बारे में पढ़ा। उसके बारे में कम से कम आधा घंटा का पूरा लेक्चर है, वो अगर वीडियो सुनेंगे तो भाई दसमूला अकेली देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि वो क्या है जी, एक तरह से जूस टाइप है आपका, वो जाके जल्दी से पच जाएगा और पच जाएगा, वो आपकी अग्नि को अच्छा भी करेगा, अंदर से स्रोतों को भी साफ सुथरा कर देगा, धो पोंछ के उनको। अगर आपको भूख है ही नहीं, आप दसमूला ले रहे हैं अग्नि को अच्छा करने के लिए, पाचन को सुधारने के लिए, ठीक है वो सुधार देगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उधर दूध के साथ ले लिया। भाई जब पहले पाचन है ही नहीं तो दूध तो और बिगाड़ देगा उसको। तो पहले हमने दसमूला अरिष्ट के बारे में पढ़ा था कि दसमूला कोई भी अरिष्ट हम देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि ये जूस की तरह है, जल्दी पचने वाले है। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी चूसने वाली वटी देंगे, जैसे कफ वालों के लिए चित्रकादि वटी, वात वालों के लिए उमा डाइजेस्ट है जो पाचक वटी, वो दीपन पाचन अनुलोम करता है। पाचक वटी क्या है जी, दसमूला खाने से 1 घंटा पहले ले ली पाचक वटी, हमने 2 गोली मुंह में रख ली, मुंह में रख के वो लार के रूप में अंदर जाएगा चूस के, तो वो मुंह से ही संप्राप्ति को अच्छा करता चला जाएगा जी। बोधक कफ को अच्छा कर देगा, क्लेदक कफ को, फिर पाचक पित्त को। यानी कि ये दोनों दवाई ऐसी है जी जो खुद पचने में आसान है, ये आपके शरीर का बल इस्तेमाल नहीं करेगी। तो जब भूख ही नहीं लग रही है तो हमने ऐसी मेडिसिन देनी है जो बहुत जल्दी से पच सके। अब आप अगर दूध में दे रहे हैं दसमूला तो लॉजिक ही नहीं बनता जी वो तो। इसलिए पुरानी वीडियो कुलदीप जी आराम से एक वीडियो सुनने की जरूरत है। गुरुजी वो मैंने ले लिया था, तो उस दिन से मेरे को जी सुबह शाम बुखार की संप्राप्ति बनती है जी। ये बनेगी जी, बनेगी। तो जो भी नई साथी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जी, नाम है उसका अपने आर्या आयुर्वेद फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे कि नया बैच आयुर्वेद अष्टांग हृदयम अध्ययन। तो आप पहली लिस्ट वीडियो से सुनना शुरू करोगे तो ये सब गलतियां नहीं होगी। तो दवाई ही ऐसी लेनी है जो खुद आसानी से पच सके जी। उसमें पहले नंबर पे अरिष्ट है, फिर कोई भी चूसने वाली वटी है, फिर तीसरे नंबर पे हमने बात करी थी अष्टचूर्ण को दाल सब्जी में थोड़ा सा डाल लिया जी। हमने चूर्ण की क्यों नहीं बात करी यहाँ पे कि आप घी में मिला के चूर्ण ले लो, क्योंकि चूर्ण क्या है जी, एक तरह से लगभग जैसे चित्रक है या कोई भी शतावरी है, कोई भी चूर्ण है, वो लगभग एक तरह से लकड़ी से बने हैं जी। जब आपका सामान्य भोजन ही नहीं पच पा रहा है तो चूर्ण पच पाने आरंभिक स्थिति में डिफिकल्ट है। तो आरंभ में इस तरह के रोगी को कोई दसमूला जैसा अरिष्ट देंगे या जिरका अरिष्ट है, इस तरह का कोई दीपन करने वाला, दीपन पाचन वाला अरिष्ट देंगे, या फिर कोई चूसने वाली वटी देंगे ताकि ये दोनों जल्दी से पचे। फिर कोई ऐसा पाउडर जो दाल सब्जी में मिला दिया वो भी पाचन को अच्छा करे प्रकृति के अनुसार। जब यहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाएगी फिर हम उस रोगी को दूध के ऊपर लाएंगे, फिर दूध में थोड़ी बहुत ही सौंठ डाल के पिलाएंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छी होगी फिर हम आरोग्यवर्धनी वटी उसकी तरफ जाएंगे। पहले दीपन पाचन को सुधारने के लिए, के बाद में फिर सार्किट विभाजन का नंबर आता है वात वालों के लिए। कफ वालों के लिए ठीक है कि हम आरंभ में भी आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा रुक के भी अगर 10-15 दिन बाद शुरू करें तो वो भी चलेगा जी आरोग्यवर्धनी वटी का। तो किसी भी साथी ने पुरानी वीडियो, जो बाकी साथी है जो शुरू से ही क्लास लगा रहे हैं, उन सबका स्वाध्याय अच्छा है, किसी ने भी ऐसी गलती नहीं करी है जी।
तो आप लोगों ने स्टेप वाइज स्टेप सीखना है जी, हर वीडियो को सुनना है, वहाँ से आपको पता चलेगा, गलती नहीं होगी। तो अच्छे से अग्नि को आप वहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है भाई, दशमूला ही आरंभ में क्यों लेनी है, अरिष्ट ही क्यों लेना है आरंभ में, वटी ही क्यों लेनी है, क्योंकि ये जल्दी से पचेंगे, अग्नि का बल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और फिर बताया गया है कि आप कोई पाउडर, फिर जाके आप ये सब चीज़ों पे आओगे जी। अब आपकी गलती समझ आई कुलदीप जी? हाँ जी गुरु जी, ये तो मैंने देख लिया था, लेकिन वो आपने बोला था ये आरोग्यवर्धनी वट्टी को दूध के साथ, तो मैंने क्या किया कि पहले पानी के साथ लिया, मेरी एक बाजू में बिल्कुल ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो मतलब 5 दिन में एकदम से ऐसे हो गई कि कोई था ही नहीं दर्द। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि दशमूला और आरोग्यवर्धनी वट्टी दोनों दूध के साथ ले ली 2-3 दिन, तो उससे मेरे को संप्राप्ति बन रही है एक लगभग 10 दिन से जी। फिर आप गलत ले रहे हो ना जी, पूरा हर एक चीज़ नहीं सुना है आपने, हमने यही समझाया वहाँ भी, पहले अरिष्ट लो क्योंकि वो जल्दी से पचता है, फिर वटी लो, वो भी पाचन वटी आरोग्य नहीं, और फिर आप कोई चूर्ण लो, अभ्या भी लो खाने के बाद, पूरा सिस्टम सुधारने के बाद वहाँ तो फिर जाना है। वो तो आपने गलती करी है जी, सुनने के बाद भी अगर गलती करी है तो ये बड़ी गलती है। मैं पूरी नहीं सुन सका जी, मैं कल से जी है पहली से लग रहा हूँ जी, पहली वो बुखार वाली है जो आपने बताया था जी, तो वहीं से शुरू किया और सबका नोट्स बना रहा हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है जी, अपना शाम वाले बैच की प्लेलिस्ट बन रही है, नया बैच आयुर्वेद अष्टांग हृदयम, वहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि बुखार को तो हम इस क्लास में भी रिपीट कर लेंगे, पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है, फिर आप बुखार की चिकित्सा की तरफ जा पाओगे जी। गुरुजी, इच्छा भेदी रस किस बीमारी में देते हैं जी? इच्छा भेदी रस विरेचन लगाने के लिए देते हैं जी। ठीक है जी। ये बहुत ही तीव्र विरेचन कराती है जी, बहुत ज्यादा तीव्र विरेचन। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है जी किसी भी साथी ने, बिना पूरा किसी भी चीज को परख के पढ़ के अच्छे से फिर ही चिकित्सा शुरू करनी है। अगर ऐसे नहीं गलती करनी है जी, इसमें जैसे कई बार डिस्कस भी करते हैं, अनुपम जी है, संजय जी है, और ये बाकी साथी भी बड़े अच्छे लॉजिकली तरीके से केस पूरा टेकिंग करते हुए फिर कर रहे हैं, आप इनकी सहायता भी ले सकते हैं। आप पहले अच्छे से अपना स्वाध्याय बढ़ाएं जी, और फिर आप कोई भी अपने ऊपर करना है, किसी को करना है, फिर करना है जी, गलती नहीं करनी है जी आधा अधूरा। तो ये सभी को समझ आया जी कि हम दोष, धातु, मल और दुष्य ये कैसे बिगड़ती हैं, क्या संप्राप्ति है इनकी। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल हो तो इनके ऊपर आप रख सकते हैं जी, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, हम लिए थे दशमूला रिष्ट उमा डाइजेस्ट लिखे थे, हमको अष्टाचूर्ण लिखे थे और गंधर्वा वस्तादिम तैलम कैप्सूल लिखे थे, तो हम लिए तो मेरा अनुलोमन बिगड़ गया था गुरुजी। 2 दिन तो भूख बहुत तेज लगी, मेरा अग्नि खराब था, लेकिन फिर उसके बाद भूख भी नहीं लगी हमें। आपने बात करनी थी ना जी, इस तरह के केस को अगर आप एक बार, शायद आप वाला केस भी संडे वाली वो फ्राइडे वाली क्लास में डिस्कस किया था जी, वहाँ विक्की वाला केस भी डिस्कस किया था। अगर इस तरह के केस को हम उस कक्षा में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है जी, एक एक व्यक्तिगत केस को अगर वहाँ डिस्कस करें तो। हाँ, अब पढ़ो मोनो जी आप, रसों का वर्णन यहाँ से पढ़ो जी। इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल आसान से है, इसमें आगे धातुओं के जो रस और मल कहे गए है वो मैं आपको वहाँ से भेजूंगा जी, सारंगधर संहिता से, या आप सभी के पास है ही, तो वहाँ पे थोड़ा ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया गया है, धातुओं के मल और उपधातु जी। तो पेज नंबर 12 पे पढ़ो मोनो जी, रसों का वर्णन। मेरे पास अच्छा तो इसी को ठीक है। रसों का वर्णन, आयुर्वेद शास्त्र में रसों की संख्या 6 है। स्वादु मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त नीम तथा चिरायता आदि, उष्ण कटु काली मिर्च आदि तथा कसाय कसैला हरितिकी आदि। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस अधिक बलवर्धक होता है और इसके बाद सभी रस उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं।
मोनू जी अगली 5-10 मिनट तक आपने ऐसा करना है, जो पढ़ा आपने उसको अच्छे से समझाओ जितना समझ आता है। रसों का वर्णन इसमें क्या कहा गया है, फिर रसों का दोषों पर प्रभाव इसमें क्या कहा गया है, समन कोपन द्रव्य, अगला पेज भी जितना आप पढ़ा समझा सकते हो अपनी तरफ से पूरा बोल के, जैसे आपने ये बोल दिया अब इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सी भाषा में इसका क्या मतलब है, एक बार ये बताओ। संजय जी आपने देखना है क्या ये ठीक बता रहे हैं या आप कोई और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इससे अच्छा, फिर मैं इसको बताता हूँ। जारी रखो मोनो जी। देखो हमारे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस हैं। तो यहाँ पर अंतिम से चलकर प्रथम की ओर आएंगे तो ये क्रमशः इनमें बल बढ़ता जाता है, और प्रथम से अगर हम अंतिम की ओर जाएंगे तो इनमें बल घटता जाता है। और जो भी जैसे फिर इसमें अगर दूसरा हम तीन रस को डिवाइड करें तो पहले जो 3 रस हैं, जैसे हमारी 3 प्रकार की प्रकृति है, वात पित्त कफ। ये पॉइंट तो अपना रसों का वात आदि पर प्रभाव वहां आएगा मोनू जी, जो आप बोलते हैं पूरा पॉइंट वहां लिखा हुआ है कि कौन सा, यहाँ सिर्फ 6 रस कौन से हैं इनके बारे में ही बोलो कि 6 रस कौन से हैं, किस तरह की है, पहचान क्या है इनकी, कैसे इनको पहचान करें। जी गुरुजी। मधुर रस इसमें ये सबसे अधिक मीठा होता है और ये ज्यादातर सफेद कलर की वस्तुओं में मिलता है। अम्ल रस खट्टा होगा और इसमें अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व है। लवण रस नमक है और तिक्त रस आ जाएगा नीम, जैसे नीम है तो उसमें तिक्त रस नीम में तिक्त रस है, उच्च रायता आदि में। उष्ण आ जाएगा, उष्ण मान लीजिए कि गर्म, जो भी गर्म वस्तुएं आ जाएगी, जैसे कटुक रस में आ जाएगा वो काली मिर्च आदि। कसाय, और ये कसाय रस शरीर में सफाई करने का भी काम करेगा, और एक कसैला हर्टिकी आदि रस भिन्न द्रव्य, इस तरह के द्रव्यों में रस पाए जाते हैं। जी गुरु जी, इतना आगे भी पढ़ो जी। वक्तव्य, हाँ वक्तव्य भी पढ़ो, वक्तव्य में क्या कहा गया है, फिर अगला पॉइंट पढ़ना है। रसना जीभ के द्वारा जिसका रसास्वादन किया जाता है अथवा जो रसना का विषय है उसे रस कहते हैं। अतएव रसो किसी द्रव्य का जब जीभ से संबंध होता है तब उससे रस की प्रतीति होती है कि वह मीठा है, खट्टा है आदि कैसा रस है। रसों के विशेष परिचय के लिए जो भी रस, जब इसका रस जीभ से है, हम इसका रस का जैसे, तो जैसे अगर जीभ, जब भी हम इसको रस को हमारी जीभ ही बताएगी कि ये कौन सा रस है, मधुर है, अम्ल है, कटु है, कसाय है। तो जब भी हमारी जीभ से इसका संबंध होगा फिर इसको हम पहचान पाएंगे ये कौन सा रस है। वो किसी द्रव्य का जब जीभ से, तब उसे रस की प्रतीति होती है कि वह मीठा है, खट्टा है आदि। यहाँ अगर एक सवाल कर दें कि रस किसे कहते हैं तो कोई साथी जवाब दे पाएगा, रस किसे कहते हैं जी, रस क्या है? जिसे रसना इंद्री ग्रहण करती है गुरुजी, जैसे कान का जो रस, कान का जो गुण है वो शब्द है, वैसे ही रसना इंद्री का जो गुण है वो रस है जी। जैसे घ्राण इंद्री का सूंघने का है, तो बिल्कुल ठीक बोला है जी, बिल्कुल ठीक बोला है अनुपम जी। मतलब रस किसे कहते हैं, रस क्या है भाई, जिसका हम स्वाद महसूस कर सके, टेस्ट महसूस कर सकें। अब टेस्ट कौन महसूस करेगा, जीभ। कोई भी रस हम जीभ पे रख के ही तो बताते हैं कैसा है। जीभ को रसना बोला गया है, रसना यानी कि जो रस का बोध कराती है, टेस्ट का एहसास करवाती है। तो किसी भी चीज़ को हम रसना या रस जीभ से जो महसूस करते हैं उसका, तो वो है जी अपना रस। अच्छा बताया जी, आगे पढ़ो जी। रसों का वात आदि पर प्रभाव। रसों का वात आदि पर प्रभाव, उनमें प्रथम 3 मधुर, अम्ल, लवण रस
रस बात दोष को नष्ट करते हैं। इस वजह से प्रथम तीन रस है ये बात दोष को सम करेंगे। तिक्त कटु कसाय कफ दोष को सम करेंगे और कसाय तिक्त मधुर रस पित्त को सम करते हैं। इससे विपरीत रस बात पित्त कफ दोषों को बढ़ाते हैं। जैसे अभी पहले बताया कि बात दोष को पहले के तीन रस को सम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका उस तरह का गुण है, मधुर का, अम्ल का और लवण का। मधुर उसमें तो मधुर गुण आएगा तो ये रुक्षता खरता कम करेगा, अम्ल भी और लवण भी, इसके इस तरह के इनके गुण है तीन रसों के। तो ये बात दोष को सम करेंगे। तिक्त कटु कसाय कफ दोष को सम करेंगे। क्योंकि ये रेखनीय और उसको खुरच के सफाई करने का काम करेंगे। कसाय तिक्त मधुर रस पित्त को सम करेंगे और इससे विपरीत रस बात पित्त कफ दोषों को बढ़ाते। अगर इसके विपरीत आएंगे तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि बढ़ाएंगे। जी गुरु जी। वक्तव्य और पढ़ो जी। रसों का बात आदि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा भगवान पुनर्वसु ने इस प्रकार की है। अर्थात तीन रस एक दोष को पैदा करते हैं और तीन रस एक दोष को शांत करते हैं। यथा कटु तिक्त कसाय रस बात दोष को उत्पन्न करते हैं। मधुर अम्ल लवण रस इसे शांत करते हैं। मधुर अम्ल लवण रस पित्त दोष को उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं मोनू जी, थोड़ा ये भी डिस्कस कर लो। हाँ गुरु जी। क्यों शांत करते हैं, क्यों बिगाड़ते हैं? जी गुरु जी। कटु तिक्त कसाय रस बात दोष को उत्पन्न करेंगे। कटु और तिक्त, क्योंकि ये रस मधुर नहीं है, कटु है, ये गर्म है और ये अगर बात वाला व्यक्ति कटु रस को ग्रहण करेगा तो उसके अंदर रुक्षता आएगी और ये जो तिक्त रस है तो इसमें ये भी आकाश तत्व को बढ़ाएगा। कसाय रस है ये भी बात दोष को उत्पन्न करेगा। मधुर अम्ल लवण, तो मधुर में चिकनाहट है, अम्ल में पृथ्वी तत्व है और लवण में जल तत्व है। इसके कारण ये तीन रस बात दोष को सम करेंगे और कटु तिक्त कसाय ये तीन रस बात दोष को उगाड़ने का काम करेंगे और मधुर अम्ल लवण रस पित्त को उत्पन्न करेंगे। जैसे हम मनु जी यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि मधुर अम्ल लवण ये भारी और चिकने हैं, वात को ठीक करते हैं। कटु तिक्त कसाय ये रुखे हैं, इसलिए वात को बढ़ाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ो गुरु जी। यहाँ पर कटु अम्ल लवण रस का जो पित्त दोष को उत्पन्न आपने मधुर कराया था, तो मधुर रस पित्त को नहीं उत्पन्न करेगा ना, मधुर पित्त को नहीं उत्पन्न करेगा जी। कटु तिक्त कसाय नहीं, सो यहाँ पे है कटु अम्ल लवण कफ को मधुर बढ़ाता है जी। कटु तो ठीक करता है कफ को। नहीं गुरु जी, पित्त दोष पित्त। अब पित्त में तो ठीक है, कटु अम्ल लवण पित्त को बढ़ाता है, ये तो ठीक है जी ना। तो आपने बीच में मधुर लिखवा दिया था, मैंने लिखा हुआ में लिखवाया है मैंने। हाँ, जहाँ पे लिखा है कटु अम्ल लवण कफ को उत्पन्न करते हैं, तो मधुर अम्ल लवण कफ को उत्पन्न करते हैं जी, नीचे वाली लाइन में। हाँ गुरु जी बराबर, ये मैंने ऊपर कर दिया था। ठीक है, तो कटु अम्ल लवण रस पित्त दोष को उत्पन्न करेंगे। बिल्कुल, कटु और मधुर तिक्त कसाय रस इसे शांत करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों वो मधुर शांत करेंगे?
जी गुरुजी, जैसे पित्त की प्रकृति कटु रस ये गर्म है तो ये पित्त को बढ़ा गर्म उष्ण गुण को बढ़ा देगा। अम्ल अम्ल ये इसमें भी अग्नि तत्व है तो ये भी अम्ल के कारण अम्लता इसमें है, अग्नि तत्व है। और ये भी इसमें लवण में भी लवण रस नमकीन है तो इसके कारण भी जो व्यक्ति पित्त की प्रकृति में होता है तो उसकी अग्नि बहुत तेज उसका जो भी जैसे उष्ण गुण है वो बढ़ जाएगा। मधुर रस है और फिर मधुर तिक्त कषाय, मधुर रस पित्त को कम करेगा, जो उष्ण गुण है उसको कम कर देगा। तिक्त रस जैसे नीम आया, नीम तो ये भी उसको कम करेगा। कषाय रस इसे शांत करने का काम करेंगे। ये दो कम तो करेंगे, लेकिन कैसे कम करेंगे मोनू जी? जैसे आपने बताया मधुर है वो पित्त की गर्मी को कम करेगा, ये दो कैसे कम करेंगे? तिक्त और कषाय कैसे कम करेंगे पित्त को? कोई और साथी बता सकता हो जी? तिक्त रस जैसे नीम होता है गुरुजी, नीम ठंडा होता है प्रकृति में, तो उस हिसाब से ये इसको कम करेगा। ठीक है जी, ये दोनों तिक्त और कषाय है। ये रुक्ष और शीतल है जी। शीतल होने के कारण ये पित्त के उष्ण गुण को ठीक करेंगे, रुक्ष होने के कारण ये द्रव गुण को भी ठीक करेंगे। मोनू जी, मिस था आपका ये पॉइंट? जी गुरुजी, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। आगे बढ़ो जी, कफ के बारे में बताओ। मधुर अम्ल लवण रस कफ को उत्पन्न करते हैं और कटु तिक्त कषाय रस इसे शांत करते हैं। मधुर, जो व्यक्ति अगर कफ की प्रकृतियां पहले से ही है और पहले से ही वो अगर मधुर रस का उसके बाद भी अगर मधुर रस का सेवन करेगा तो उसके अंदर ब्लॉकेज बढ़ेगा, चिकनाई बढ़ जाएगी। अम्ल रस इसमें भी पृथ्वी तत्व है, इसके कारण पृथ्वी तत्व के कारण यहाँ पर उसके अंदर भी और फिर लवण रस इसमें भी जल तत्व है तो उसके अंदर ही एकदम भारीपन बढ़ने का संभावना बनेगी। मधुर अम्ल कटु ही भारी है तो ये भारी व्यक्ति को और भारी बना देंगे जी गुरुजी। कटु तिक्त कषाय कर सकते हैं जी, अगर कहीं एक साथी फंस रहा है तो। कटु तिक्त कषाय, कटु रस गर्म है तो जितना भी अंदर जो ब्लॉकेज होगा गर्म होने के कारण ये वहां सफाई कर उसमें जो जहां पर शीत गुण भी आ जाता तो उसके कारण भी कटु रस वहां पर उसको ठीक करेगा। तिक्त और कषाय रस वहां पर कुरत और लेखनीय कार्य करेगा, जिसके कारण जहां जो ब्लॉकेज की स्थिति होती है उसको वो कम करेगा, उसके कारण कफ शांत होगा। यही अभिप्राय महर्षि वाग्भट का भी है। गागर में सागर है गुरुजी, ये इतने से प्यारे में मतलब बहुत बड़ी बात बताई गई है। यही अभिप्राय महर्षि वाग्भट जी का भी है और यही अभिप्राय मनोज जी का भी है। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है मनोज जी ने कि गागर में सागर है, क्योंकि इस पहरे के आधार पे हम हर बीमारी के, हर रोग के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अपना यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं जी। इतना बड़ा पहरा है ये। हर रोग में हमने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, किस गुण आधारित मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो यहाँ से हम हर रोग के लिए डिसाइड कर सकते हैं जी। इतना बड़ा पैरा है ये, इसलिए मनोज जी ने बोला है कि ये गागर में सागर। हाँ जी, कई जगह देखा 10-10, 15-15 पेज भर रखे हैं इस छोटी सी बात को बताने के लिए, और इतना कॉम्प्लिकेटेड, और यहाँ मतलब इतने कम शब्दों में मतलब बहुत बड़ी बात बताई गई है गुरुजी, और आपने समझाया भी बहुत अच्छे से है। हमने गुणों को समझना है जी। जो वात के गुण हैं, पित्त के गुण हैं, कफ के गुण हैं, उनको समझना है। उनको बैलेंस करने वाले कौन से रस हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं भाई
रुक्ष, खर, लघु, शीत, चल, इन गुणों को कौन से बैलेंस करेंगे? मधुर, अम्ल, लवण। क्यों? क्योंकि ये भारी और चिकने हैं। वो क्या है? वो रुखे और हल्के हैं जी। बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। और फिर ऐसे ही कफ के गुण है, क्या है? गुरु है, पिछिल है, स्थूल है, सांदर है, स्थिर है। ये सब क्या है जी? ये सब भारी हैं। इनको कौन ठीक करेगा? कटु, तिक्त, कसाई, क्योंकि ये भेदन छेदन करने वाले हैं जी। फिर पित्त के गुणों को हम देख लें। उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव। इनमें क्या है जी? या तो गर्मी बढ़ी है या अंदर एसिड बढ़ा है, तो उसके लिए मधुर, तिक्त, कसाई, ये तीनों ही। मधुर शीतल है इसलिए वो गर्मी को शांत करेगा। वो दोनों रुक्ष और शीत है इसलिए वो एसिड को सुखा देंगे जी। सिर्फ गुणों को समझना है और इन रसों को समझना है बस। फिर तीसरा पॉइंट है कि ऋतु के हिसाब से इसको अप्लाई करना है। जो ऋतुचर्या अध्याय हमने इतना बड़ा पढ़ा था, हर बीमारी में यही है जी। बीमारी में कोई बीमारी बनी है, अब कुलदीप जी का सवाल था घुटनों में दर्द, भाई वो दुबले पतले को है कि भारी को है? दुबले पतले को है तो वहाँ खुश्की है, ग्रीस है ही नहीं। भारी को है तो वहाँ सूजन है, आम है। तो दुबले पतले में मधुर, अम्ल, लवण देंगे, चिकनाई बढ़ाएंगे, और भारी में वहाँ आम को घटाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है जी, जो आमतौर पे हम व्यवहारिक, खासकर किसान अपने खेती में जो करता है जी। गर्मी बढ़ी, ज़मीन सूखी है तो उसमें को गिला कर दो जी। बिल्कुल ही गिला है तो उसमें बीज पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जल अधिक भरा है तो बीज सड़ेगा जी। तो वहाँ पे जैसे पीछे भी एक बार हमने डिस्कस किया है कि एक नए बीज को तैयार होने के लिए, गर्भ को तैयार होने के लिए, वहाँ पे आपकी पृथ्वी भी अच्छी हो, उसमें जल की केवल नमी हो, वहाँ पे हल्का गर्मी भी हो, हल्की गर्मी, ऐसा नहीं कि ज़मीन सुखा दिया, ज़्यादा पानी भरा है। तो जो पंच महाभूत हमारे सृष्टि पे लागू है वही हमारे शरीर के ऊपर लागू है जी। अगला जो पहरा है ये बहुत ही विशेष है जी। ये बहुत सी कई आपकी जो व्यवहारिक रूप में आप गलतियां करते हैं उनको दूर करेगा। अगला पढ़ो मनोज जी, द्रव्य का वर्णन। इसमें 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, इनका क्या मतलब है? आगे फिर इनका डिटेल में बताया गया है, समन क्या है, कोपन क्या है। पढ़ो जी इसको। गुरुजी एक सवाल है। हाँ जी। गुरुजी जैसे कुलदीप जी ने ये एक भारी गलती होगी, जैसे कुलदीप जी से इन्होंने 10 मूला के साथ दूध दे लिया, हाँ जी। और अब इनको ये कह रहे हैं कि ज्वर की संप्राप्ति होगी। तो एक तो इसका फिर मान लो ऐसी भयंकर ब्लंडर मिस्टेक जैसे होगी इनसे, तो इसका उपचार एक तो ये बताना गुरुजी आप। इसका उपचार मनोज जी बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई अग्नि पहले ही नहीं थी, ये गलती कर ली, इनको अग्निमंद हो रोगी, जवर बन गया है, तो जवर की चिकित्सा करेंगे। क्या करेंगे? आरंभिक 2 दिन या 3 दिन बुखार है तो अन्न बंद कर देंगे, दूध बंद कर देंगे। तो क्या लेंगे जी? दाल का पतला सा, दाल का यूस जिसको बोलते हैं, सूप बोलते हैं, जिसमें दाल कम है पानी ज़्यादा, पतला टेस्टी सा बढ़िया छौंक लगा के वो लेंगे जी। और फिर इस दौरान महासुदर्शन काढ़ा ले सकते हैं। बस यहाँ पे लंघन रखना है जी, लंघन अग्नि के बल के अनुसार। अग्नि थोड़ी ठीक लग रही है तो थोड़ा हल्का फुल्का खाना शुरू कर देना है 2 दिन के बाद। मतलब लंघन रखना है ताकि अग्नि को टाइम दे सकें और कमजोरी नहीं आने देनी है। ऐसा नहीं करना है कि लंघन फिर बिल्कुल ही उस तरह का रख लें, लेकिन जितना जरूरी है, जब इच्छा ही नहीं है तो लंघन रखना है, महासुदर्शन काढ़ा लेके इस तरह से अग्नि को ठीक करना है मनोज जी। और दूसरा गुरुजी जो आपने स्पेसिफिक वीडियो बताया था ना, इसमें वो लिखी हुई, वो उसका लिंक प्लीज एक बार इसमें ग्रुप में सेंड करवा देना। वो देखी तो मैंने भी है वीडियो, लेकिन ये नहीं मिली मेरे को ये वाली। तो आप एक बार जी, जिसमें ये बताया गया भी कैसे सुदर्शन पहले कैसे लेना, वटी फिर कैसे चूर्ण बाद में जैसे ऐड करना है, ये वाला जो आप ना गुरुजी मेरे को तो महीना नहीं हुआ बस अभी, 1 मंथ नहीं, 1.5 में ये दूसरा चल रहा है गुरुजी। 1 मंथ छोड़ के 2nd मंथ चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ अभी दूसरा। भेज देंगे जी, ग्रुप में भेज देंगे, सभी ग्रुपों में प्लेलिस्ट, वहां से सब सुनना शुरू कर देना जी। उसका भी स्पेसिफिक वीडियो अगर तो मिल जाए तो अच्छा और अच्छा होगा। वैसे तो मैं देख रहा हूँ जी। हाँ जी, आगे पढ़ो मनोज जी। जी गुरुजी, द्रव्यों का वर्णन। विधि भेद से द्रव्य 3 प्रकार का होता है। समन, वात आदि दोषों का समन करने वाला। समन का मतलब है जैसे वात, पित्त, कफ
आदि तीनों दोषों को सम करने वाला, तो ये हो जाएगा ये समन द्रव्य। और दूसरा हो जाएगा कोपन द्रव्य, वात पित्त कफ आदि दोषों को कुपित करने वाला, उसको बोले कोपन द्रव्य। जो उन दोषों स्वस्थ हित पुरुषों के स्वस्थ आदि को बनाए रखने वाला। आगे भी पढ़ो मनु जी, समन द्रव्य क्या है, ये वक्तव्य पढ़ो इसका। मैं पढ़ देता हूँ गुरुजी तब तक। आप पढ़ दीजिए, अगर इनका फोन आ गया तो वक्तव्य समझाते हुए पढ़ना है जी, सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना है। वक्तव्य, ये द्रव्य परस्पर विपरीत गुण वाले होते हैं। जैसे जो द्रव्य शमन यानी कि शांतिकारक होता है, वह उस दोष को प्रकोपित करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार जो द्रव्य कोपन होगा, वह शमन नहीं हो सकता। इन गुणों की विपरीतता को आप इस प्रकार समझे, जैसे गुरु गुण से लघु गुण एवं शीत गुण से उष्ण गुण सदा विपरीत रहता है। यहाँ इति शब्द भेदवाचक है। यही द्रव्य अन्य प्रकारों से दो प्रकार का या अनेक प्रकार का हो सकता है। इसमें गुरुजी यही है कि जैसे पीछे हमने रसों के बारे में बात करी है, जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, तो ये जैसे एक दूसरे के विपरीत हैं। एक गुण दूसरे को जैसे विपरीत गुण उसको खत्म करता है और एक उसको बढ़ा भी देता है। ठीक है जी, आगे 2 पॉइंट है मनोज, जिसमें समन द्रव्य और कोपन द्रव्य, ये विशेष है। समन द्रव्य में हम पढ़ेंगे कैसे कौन से द्रव्य है जो वात का समन करते हैं, पित्त का समन करते हैं और कफ का समन करते हैं। और कोपन द्रव्य में हम ऐसे द्रव्यों को पढ़ेंगे जो मतलब दोषों को बढ़ाने ही वाले हैं, और उसमें सरसों का तेल भी आता है जी। हाँ, सरसों का तेल भी आता है। मैक्सिमम लोग 12 महीने सरसों का तेल ही खाते हैं जी। आज तक यही खाते रहे हैं सरसों का, आजीवन यही देख रहे हैं हम तो अपनी रसोई में गुरु। लोगों को ये तो पता चल गया जी कि रिफाइंड है, जहर है, वो अच्छा नहीं है, वो ना खाओ। लेकिन वहां से केवल सरसों तक ही आ पाए हैं जी, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी है और आसानी से उपलब्धि भी हो जाता है। लेकिन ये उष्ण होने के कारण और कटु होने के कारण शुक्रनाशक है। शुक्रनाशक है तो ये फिर ओज का भी नाश करता है। जब ओज ही और शुक्र आदर्श नहीं होगा तो फिर शरीर में धातुएं अच्छी नहीं होगी, शरीर में ओज शक्ति ही नहीं है, तो उम्र और वो भी इफेक्ट करता है उन चीजों को भी जी। सरसों के तेल को तो अमृत मान रहे हैं यहाँ पे। एक जना मुझे मिला था, वो कह रहा था पी लो सरसों का तेल, ऐसे ही पी भी सकते, वैसे ऐसे बोल रहा उसने। सरसों का तेल और दही को अमृत मान रहे हैं जी। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाते हैं। इसकी प्रकृति पढ़ाएंगे जी आप लोगों को। समन द्रव्य पढ़ो मनोज जी। रुक जाओ आ गया। समन गुरुजी मैं पढ़ो। हाँ पढ़ दो जी, पढ़ दो। समन द्रव्य जैसे तेल, घृत, मधु। तेल स्निग्ध उष्ण गुरु गुण वाला होने के कारण वात दोष का समन कर देता है, क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। मोनू जी आप 5-10 मिनट के लिए रुक जाओ, तब तक आप अपनी चर्चा करो। 10 मिनट के बाद मैं पढ़ाता हूँ, तब तक आप अपना आपसे डिस्कशन कर सकते हो जी, केवल 10 मिनट के लिए। समन द्रव्य से समन द्रव्य यहाँ से पढ़ो अब। जी गुरुजी। समन द्रव्य जैसे तेल, घृत, मधु।
तेल स्निग्ध उष्ण गुरु गुण वाला होने के कारण वात दोष का शमन कर देता है। क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। कृत मधुर शीत मंद गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष का शमन कर देता है। मधु रुक्ष तीक्ष्ण कसाय गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले कफ दोष का शमन कर देता है। इन सब द्रव्यों को समन बोला गया है जी। समन मतलब ऐसा द्रव्य जो दोषों को शांत करता है। शोधन ऐसा द्रव्य जो दोषों को जड़ से ठीक करता है। और कोपन ऐसा द्रव्य जो दोषों को बढ़ाने का काम करता है। और फिर स्वस्थ हितम जिसको बोला गया है जो ना दोषों को बढ़ाए ना घटाए। तो इसमें पहला है जी समन द्रव्य। समन द्रव्य वो होता है जो दोषों को शांत करता है। अब इसमें कहा गया है तेल के बारे में जी। माइक बंद कर लो मोनो जी। तेल के बारे में कहा गया है कि ये स्निग्ध है यानी कि ये चिकना है, उष्ण है यानी कि गर्म है, गुरु यानी कि भारी है। तो ये वात को ठीक करेगा। वात के कौन से गुणों को? जैसे कि रुक्ष गुण है, खर गुण है, शीत गुण है, लघु गुण है। तो इस तरह से तेल खासकर जैसे कि तिल का तेल है, सरसों का तेल है और जो बाकी मेडिकेटेड ऑयल है तो ये वात को ठीक करते हैं जी। जैसे वो मेडिकेटेड में हम बात करते हैं धानवंतरम की, सहचर आदि की, रासन आदि की, कोटम चुक आदि की। तो ये सब वात को ठीक करते हैं जी क्योंकि ये भी स्निग्ध उष्ण और गुरु है। फिर दूसरे नंबर पे बोला गया घी है। जो घी उसके जो गुण है मधुर है, वो शीत है, वो मंद है। तो इन गुणों के कारण ये पित्त को ठीक करता है। घी पित्त को कैसे ठीक करता है? ये मधुर है। मधुर है तो ये ठंडा है, मधुर है तो ये स्निग्ध भी है। तो मधुर होने के कारण ये पित्त के उष्ण गुण को ठीक करेगा। शीत होने के कारण उष्ण तीक्ष्ण दोनों को ही ठीक करेगा। मंद होने के कारण ये द्रव गुण को भी ठीक करेगा जी। तो इस तरह से ये द्रव को नहीं तीक्ष्ण गुण को ही ठीक करेगा जी। तो ये रहा घी का। तो ये पित्त के उष्ण तीक्ष्ण इन गुणों को ठीक करेगा। फिर आगे है जी शहद, मधु जिसको बोला गया। शहद की अपनी प्रॉपर्टी है वो रुक्ष है यानी ड्राई होने के कारण वो बलगम वाली खांसी को ठीक करता है जी। तो रुक्ष है, कसाय है। रुक्ष और कसाय होने के कारण ये कफ का शमन करता है जी। तो बहुत से लोग क्या है जी, शुगर है तो शहद नहीं खाते, तो शहद को शुगर में दे सकते हैं जी। खासकर पुराना शहद, कम से कम 1 साल पुराना शहद उसको शुगर वाले रोगियों को दे सकते हैं, देना है। और ये रुक्ष है और कसाय है इसलिए कफ को हटाता है जी। तो ये है जी तेल वात का शमन करता है, घी पित्त का और शहद कफ का शमन करता है जी। अब पढ़ो जी कोपन द्रव्य। कोपन द्रव्य जो वात आदि गुरु जी मेरा सवाल था। आपका सवाल अभी रोको क्योंकि फिर टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं। आपने बाद में करना है जी सवाल, नोट कर लो, आप क्लास के एंड में करना है। आगे पढ़ो मोनू जी। जो द्रव्यवात आदि दोषों, रस आदि धातु तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है उसे कोपन कहते हैं। जैसे यवक, ठीक है, आगे भी नाम दिए हैं यवक के, आगे वो और पढ़ दो जी। यवक, पाटल और मांस, उड़द, मछली, आम मूलक, सरसों का तेल, मंदक, दधी, किलाट आदि और विरुद्ध पदार्थ जैसे दूध तथा मछली का एक साथ सेवन करना आदि ये भी कुपित करने का काम करेगा। तो हमने पहला पढ़ा जी समन। समन मतलब ऐसे द्रव्य जो दोषों को शांत करता है। उसमें हमने पढ़ा है जी कि तेल वात को, घी पित्त को और मधु कफ को ठीक करता है। अब इसमें दिया गया है कि कुछ द्रव्य कोपन है। कोपन यानी दोषों को बढ़ाने वाले उस कैटेगरी में आते हैं, दोषों को कुपित ही करते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दही उसी कैटेगरी में आता है जी। दही तो दही उतना अच्छा नहीं है, हर रोज़ नहीं खाया जा सकता, कभी कभार लिया जा सकता है। तो अपने यहाँ ज़्यादातर प्रचलन है, खासकर हरियाणा और पंजाब में दही बहुत अधिक खाते हैं जी। दही को तो अमृत की तरह खाते हैं, इसलिए बहुत से रोगियों में ऐसी संप्राप्ति देखी गई है जी। दही का अति सेवन करने से बाकी आहार विहार ठीक रहा है, फिर भी शुगर जैसी संप्राप्ति लोगों में देखी गई है जी।
तो दही अभिसंधि है, इसलिए इसको रेगुलर नहीं सेवन करना चाहिए। किलाट यानी कि पनीर है, ये भी अभिसंधि है जी। और सरसों का तेल, इसके आप लोगों को गुण बढ़ाती हैं जी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसको लेके डाउट हो जाता है। अब लोग रिफाइंड से सरसों तक तो आ गए हैं, लेकिन पूरा सरसों पे ही रुक गए है जी। जैसे 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते हम, पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो उसी तरह 12 महीने एक ही तरह का आटा और तेल भी नहीं खा सकते जी। सरसों का तेल जो बेस्ट है खाने के लिए, वो केवल 2 ही महीनों में है, वो है वसंत ऋतु के महीने जी, जो हमने ऋतुचर्या के हिसाब से पढ़ा है। इसकी थोड़ी सी और आपको डिटेलिंग देते हैं जी। सरसों का तेल, इसके लिए आपने निकालना है पेज नंबर 77 निकाल लो जी, 77। इसमें है सरसों का तेल, इसको पढ़ो जी, इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। सरसों का तेल, सरसों का तेल कटु, उष्ण, तीक्ष्ण होता है। यह कफ, शुक्र तथा वात दोषनाशक है। लघु है, पित्त एवं रक्त वर्धक है। कोट, जूल पित्ती या पित्त उभरना, कुष्ठ रोग, अर्श रोग, व्रण तथा कृमियों को नष्ट करता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टी पढ़े जी, सरसों का तेल ये कटु है, कटु यानी कि ये जैसा स्वभाव काली मिर्च का है, वो थोड़ी ज़्यादा तीक्ष्ण है, ये उतना तीक्ष्ण नहीं है जी। तो सरसों का तेल गर्म होता है। अपने यहाँ बहुत से लोग सरसों के तेल को भी ठंडा मानते हैं जी, जैसे शहद को गर्म मानते हैं, जबकि शहद ठंडा है। दही को लोग ठंडी मानते हैं, जबकि दही गर्म है। सरसों का तेल को भी लोग ठंडा मानते हैं, लेकिन गर्म है जी। तो सरसों का तेल कटु है, उष्ण है, ये गर्म है, और तीक्ष्ण है। कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, ये 3 रस है जो ये इस्तेमाल करते हैं हम कफ वालों के लिए, जहाँ कफ अधिक बड़ा हो। कटु, उष्ण, तीक्ष्ण। वात वालों को कटु, उष्ण, तीक्ष्ण देंगे तो ये वात के केवल एक शीत गुण को बैलेंस कर सकता है बस। और कटु है तो वात के रुक्ष खर गुण को और बढ़ाएगा, लघु गुण को भी बढ़ाएगा। तीक्ष्ण है तो भी ये इन गुणों को बढ़ाएगा जी। और आगे बोला गया है, यह कफ, शुक्र तथा वात दोष नाशक है। तो ये कफ का नाश करता है, क्यों? क्योंकि ये कटु, उष्ण, तीक्ष्ण है। शुक्र धातु का भी नाश करता है जी, क्योंकि कटु, उष्ण और तीक्ष्ण है। और वात दोष, वात के केवल शीत गुण को ही ठीक करता है जी। तो सरसों का तेल जो बेस्ट है वो कफ वालों के लिए है जी, जिनके शरीर में कफ दोष बड़ा हो या कफ की व्याधियां हैं, उनके लिए है। तो सरसों का तेल या तो उस समय खाया जा सकता है जब ऋतु प्रभाव से कफ प्रकोप शरीर में चल रहा है जी, वो है जी वसंत ऋतु का समय। या वो रोगी खा सकते हैं जिनके शरीर में कफ दोष अधिक बढ़ा है या कफ दोष की बीमारियां हैं, तो उनके लिए बेटर है जी सरसों का तेल। वात और पित्त वालों के लिए या कफ बैलेंस में भी है तो भी सरसों का तेल उतना अच्छा नहीं है खाने के लिए, क्योंकि ये शुक्रनाशक है जी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जी। आगे ये लघु है, पित्त एवं रक्तवर्धक है, यानी पित्त को भी बढ़ाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि कटु, उष्ण, तीक्ष्ण है, तो ये पित्त को बढ़ाने का काम करता है। आगे है, हाँ जी, जैसे ये लघु लिख रखा तो ये बाकी तेलों से पचने में हल्का है जी। हाँ देखो जी, कटु है तो हल्का तो है ही, कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। अब भारी कौन सी चीज होगी? भारी चीज वो होगी जो शीत है, स्निग्ध है, गुरु है,
विक्रम जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो गुणों के आधार पे ये उसके तुलना में कटु उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये हल्का है जी पचने में, इन गुणों के आधार पे। तो आगे है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में भी एक कफ वाले कुष्ठ रोगों में जिनके शरीर में आम बना है, अग्नि मंद है, आम बना है, वो आम फिर पेट से धातुओं में चला गया, उसको हम साम बोलते हैं। जब तक पेट में आम बोलते हैं, धातुओं तक चला जाता है तो साम बोलते हैं। जब आपके अग्नि मंद होने से पेट में आम बना, फिर धातुगत चला गया, साम बना, और फिर वहां से कुष्ठ रोग बन रहा है, तो उसको ठीक करता है ये। अरसो रोग को कफज, अरसो रोग को ठीक करेगा। कफ के ही वरण यानी घाव को भरने का काम करता है, कृमियों को भी नष्ट करता है। किसको? कफ के आम के कारण अगर किसी को कृमि बनी है, तो ये है जी सरसों का तेल। तो इसका एक नुकसान जो सबसे अधिक है वो ये है जी, कटु उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण शुक्र नाशक है जी। और बहुत से लोग सर्दियों में तिल का भी खाते हैं जी, तो तिल का तेल भी खाने के लिए अच्छा नहीं है जी। और तिल का तो इससे भी तीक्ष्ण है जी। तिल का तेल मालिश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है जी, वात और कफ वालों को मालिश करने के लिए जी तिल का तेल। और उस लेडीज को खिलाया जा सकता है जिसके अंडे मैच्योर ना हो रहे हो, क्योंकि ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, जहाँ स्थूलता है, अंडा मैच्योर नहीं हो पा रहा, परिपक्व नहीं हो पा रहा, वहां पे इसको खिलाया जा सकता है जी। पुरुषों के लिए उतना अच्छा नहीं है, वो भी शुक्रनाशक है, तिल का तेल भी जी। तो अब वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ जहां हम पढ़ रहे थे जी। तो इसमें हमने पहले पढ़ा जी समंदरव्य। समंदरव्य वो है जो दोषों को शांत करते हैं। अब ऋतु के अनुसार तेल का सेवन करना चाहिए जी। अप्रैल से अक्टूबर तक, शरद ऋतु के दिन तक गाय का घी या नारियल का तेल का इस्तेमाल कर लो जी। और बस ये हेमंत शिशिर के 4 महीनों में मूंगफली का तेल या गाय का घी इस्तेमाल कर लो जी। और वसंत ऋतु के 2 महीनों में सरसों का ही तेल इस्तेमाल करना चाहिए। ये है जी ऋतु के हिसाब से कि कौन सा तेल कब इस्तेमाल करें जी। इसमें दही बता दिया है जी, जो कोपन द्रव्य है, पनीर है, सरसों का तेल है। उड़द आया है जी। उड़द, उड़द क्यों है? वैसे तो उड़द वीर्यवर्धक है, ये स्निग्ध है, लेकिन ये मल को अधिक बढ़ाती है, इसलिए ये वीर्य को बढ़ाती है लेकिन मल को अधिक बढ़ाती है जी, मलवर्धक होने के कारण। तो एक सामान्य व्यक्ति का मल अति मात्रा में नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारे पास शतावरी, अश्वगंधा, तालमखाना, कोच बीज, ये सब जितनी भी औषधियां हैं, ये केवल शुक्र को बढ़ाने का काम करती है। ये शुक्र को तो बढ़ाती है उड़द, लेकिन साथ में मल को भी बढ़ाती है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है जी। और बाकी जो आगे है आपका मछली है, दूध के साथ मछली है, या जोई, यवक आ गया जी, यवक, जोई जिसको बोलते हैं, पाटल है। तो ये सब हम छठे अध्याय में देखेंगे, तो ये सब कोपन में आते हैं जी। अगला पढ़ो जी, स्वस्थ हितम। स्वस्थ हितम ऋतुचर्या नामक अध्याय में जिनका सेवन करने को और जिनका सेवन ना करने को कहा गया है, उन सबको यथा विधि के अनुसार स्वीकार करना ही स्वस्थ हितकर चर्या है। इसका विशेष विवरण अध्याय 8वें अध्याय में विस्तार से। ठीक है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम मात्रा सीतीय अध्याय। तो यहाँ पे 3 तरह के द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ा जी। एक समन द्रव्य जो दोषों को शांत करते हैं, दूसरा कोपन द्रव्य जो दोषों को बढ़ाते हैं, तीसरा स्वस्थ हितम जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं जी। अब हम आगे एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे जी, वीर्य का वर्णन। यानी कि हम किसी भी रोगी को कोई भी मेडिसिन देते हैं जी, कोई भी मेडिसिन, तो हम उस मेडिसिन में क्या देखते हैं जी, हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह का वीर्य है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है द्रव्य की। तो इसमें 2 तरह का वीर्य बताया गया है जी, एक शीत और एक उष्ण। कुछ आचार्य इसको 8 प्रकार का भी मानते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको पढ़ो मनोज जी, वीर्य का वर्णन। द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार का वीर्य माना जाता है। जिसको भी कोई भी द्रव्य है, अगर
महर्षि चरक अपनी संहिता में किन्हीं दो आचार्यों के मतों का उल्लेख करने के बाद वे अपनी बात को प्रसंग बस अंत में कह रहे हैं। एक आचार्य का मत है वीर 8 प्रकार का होता है, मृदु, तीक्ष्ण, गूढ़, लघु, उष्ण और शीत। दूसरे आचार्य का मत है शीत तथा उष्ण 2 प्रकार का वीर होता है। चरक जी का मत है इन्होंने द्रव्य की कर्म शक्ति को ही वीर संज्ञा दी है। सुश्रुत का विचार भी इन्हीं के अनुरूप है। उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि उक्त दोनों संहिताकारों में इस प्रकार में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। द्विविध अथवा अष्टविध वीर को सुसूत्र ने भी स्वीकार कर अपनी संहिता में स्थान दिया है। आप ध्यान दें, संसार में सभी पदार्थ या तो उष्ण है अथवा शीत है, अतः 2 प्रकार का वीर होना स्वाभाविक ही है। किंतु वायु द्रव्य हो ऐसा है जो अनुष्ण शीत स्पर्श वाला है, अतः यहाँ उक्त समाधान वायु को योगवाही मान लेने से हो जाएगा। मनोज, इसमें क्या कहा गया है? सिंपल सी भाषा में क्या कहा गया है, बिना किताब का देखे हुए क्या समझ में आया? जी गुरुजी, अभी जैसे इसके 2 प्रकार का बताया कि अभी हम 8 प्रकार के नहीं मानेंगे, क्योंकि तो अगर हम पूरी अपनी पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी हम वस्तुओं का एक प्रकार का वर्गीकरण करेंगे तो ये 2 प्रकार, कोई भी वस्तु 2 प्रकार की है, तो वो उष्ण है या तो वो शीत है, ठंडी है गर्म है। अब यहाँ पर पवन है तो वो योगवाही, उसको जैसे वातावरण में ले जाएंगे वो वैसी ही हो जाएगी। मोनू जी, हम यहाँ पे 2 प्रकार का नहीं मानेंगे, हम 8 प्रकार का ही मानेंगे। क्यों? देखो, इसमें लिखा है जी वीर्य का वर्णन। वीर्य के ब्रैकेट में आप लिख लो जी प्रकृति, यानी कि किसी भी द्रव्य की प्रकृति। ये पॉइंट आप लोगों को जल्दी समझ आएगा भाई, किसी भी द्रव्य की प्रकृति कैसी है, किसी भी द्रव्य का वीर्य कैसा है, इसमें थोड़ा सा उलझ सकते हो। तो इसमें यहाँ पे नीचे ऐसा लिख सकते हो कि किसी भी द्रव्य की प्रकृति का मतलब ही है कि उस द्रव्य के वीर्य का ज्ञान होना, या कि नहीं कि किसी भी द्रव्य की प्रकृति। अब जैसे मोनू जी यहाँ पे दिया गया, अगर हम केवल 2 प्रकार का ही लेके चलेंगे, जैसे कि शीत या उष्ण, अब वात वाले में कौन सा देंगे मोनू जी? शीत देंगे कि उष्ण देंगे? जी गुरु, जिसमें शीत इसमें उष्ण दे सकते हैं। अब उष्ण तो सरसों का तेल भी है, लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी गुण उसमें क्या है, कटु है, तीक्ष्ण है। तो हम किसी भी द्रव्य की, यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ आता है जी, भाई किसी भी रोगी को हमने मेडिसिन देनी है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे। जैसे कि इसमें 8 प्रकार का वीर्य बताया गया है कि भाई द्रव्य आपका मृदु हो सकता है या वो तीक्ष्ण हो सकता है, या वो गुरु हो सकता है या वो लघु हो सकता है, या वो स्निग्ध हो सकता है या वो रुक्ष हो सकता है, या वो उष्ण और शीत हो सकता है। अब मान लो आपने एक वात प्रकृति वाले को ही कोई मेडिसिन देनी है, तो वो मेडिसिन आपकी कैसी होनी चाहिए? वो मेडिसिन आपकी उष्ण होनी चाहिए जी, वो मेडिसिन आपकी गुरु भी होनी चाहिए, वो मेडिसिन आपकी स्निग्ध भी होनी चाहिए, और वो मेडिसिन आपकी मृदु भी होनी चाहिए। क्यों मनु जी? हाँ गुरु जी। या केवल उष्ण दे दें उसको, चाहे कटु हो उसके साथ तीक्ष्ण हो? नहीं गुरु जी, नहीं। तो हम वीर्य किसी भी द्रव्य में ये 8 पॉइंट ध्यान रखेंगे जी। और मान लो यहाँ पे अगर हमने कफ वाले को देनी है जी, तो हम उसमें उष्ण देंगे जी, वो तीक्ष्ण भी होनी चाहिए और वो अपनी रुक्ष भी होनी चाहिए जी। तो किसी भी रोगी को मेडिसिन देनी है, तो मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, कोई भी औषधि दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखना है जी कि भाई सामने वाले में गुण हमें सीधे स्पष्ट ये दिखाई दे रहे हैं कि या तो उसको घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पूरे शरीर का दर्द खुश्की के कारण बन रहा है जी, या उसके शरीर में आम है, केवल चर्बी बढ़ी हुई है, शरीर में ताकत है ही नहीं, उसके कारण है जी। अब अगर इसमें दुबले पतले में है तो वहाँ दे दो जी स्निग्ध, वहाँ दे दो गुरु, वहाँ दे दो आप मृदु, वहाँ दे दो आप उष्ण जी, वात वाले के लिए दीपन पाचन करके। अगर कफ वाला है तो वहाँ फिर आपने रुक्ष देना है, तीक्ष्ण देना है, उष्ण देना है।
तो ये है जी किसी भी द्रव्य की प्रकृति। आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हो तो उसकी प्रकृति क्या है जी, ये गुण हमने ध्यान रखने हैं किसी को मेडिसिन देते हुए। ये सबका क्लियर हुआ जी कि वीर्य क्या है, किसी भी द्रव्य की प्रकृति को वीर्य बोला गया है जी। जी गुरुजी। अगला पॉइंट बोलो जी, विपाक का वर्णन। विपाक का वर्णन, भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल तथा कटु। कोई भी द्रव्य, मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 प्रकार के रस की प्रकृति, इनका द्रव्यों का जो भी इसका वीर है, उसका इसकी प्रकृति है, इसमें हमने 8 प्रकार का पढ़ा, इसको मानेंगे। लेकिन जो उसको पाचन होने के बाद जो उसका विपाक बनेगा वो हमेशा 3 प्रकार का ही बनेगा, मधुर बनेगा, अम्ल बनेगा और कटु बनेगा। ये रहस्यमयी पॉइंट है जी, इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस पे एक क्लास लगेगी जी, इसको इस पॉइंट को पूरा समझने में जी। तो अभी आप इसके ऊपर केवल अपने सवाल रखो जी, ताकि फिर उसके हिसाब से एक क्लास का इसमें अरेंज करेंगे। किसी भी साथी का, संजय जी, पाटिल जी या अनुपम जी, किसी का भी कोई सवाल बन रहा हो विपाक के ऊपर जी। एक बार वक्तव्य पढ़ दो मनोज जी पूरा। जी गुरुजी। सभी प्रकार के रस वाले द्रव्यों का भोजन के पाचन काल के बाद कार्य रूप में जिसका अनुमान द्वारा निर्णय किया जा सकता है, वह रस जठराग्नि द्वारा पाक हो जाने पर उपयुक्त 3 प्रकार का पाया जाता है, यथा मधुर तथा लवण रस वाले द्रव्यों का मधुर, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्ल और तिक्त कटु कसाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक होता है। इसी विषय को महर्षि भागवत आगे, अर्थात रसों का भिन्न भिन्न ज्ञान जीव के साथ स्पर्श होने पर होता है और विपाक का ज्ञान कर्म की समाप्ति होने पर होता है। आशय यह है कि विपाक का ज्ञान आहार के पचने पर दोषों एवं धातुओं की वृद्धि अथवा क्षीणता रूपी लक्षणों से जाना जाता है, और वीर्य का ज्ञान जीव के स्पर्श से लेकर शरीर में रहने तक रहता है। निष्कर्ष। ठीक है जी, विपाक के ऊपर किसी का भी सवाल हो कोई? मनोज जी क्या समझ में आया जो आपने पढ़ा है? मुझे इसमें जैसे मधुर का और अम्ल का विपाक, ये ऐसा है कि इसमें इसका पूरी प्रक्रिया जो भी रस को हम ग्रहण करेंगे तो इसकी पूरी प्रक्रिया होने के अंत में जो विपाक बनेगा उस तक हम ये करेंगे। तो अगर ये मधुर और अम्ल रस के कारण जो इसका अंतिम जो बनेगा वो विपाक वो मधुर रस का ही बनेगा, और फिर जो लवण रस का है वो तो लवण नमकीन ही रहेगा, और जो कटु तिक्त कसाय, इन 3 रसों का विपाक कटु ही बनेगा। इसमें कहा गया है जी मधुर और नमक खाओगे तो मधुर रस ही बनेगा विपाक में, अम्ल खाओगे तो अम्ल ही बनेगा, कटु तिक्त कसाय खाओगे तो कटु ही बनेगा। लेकिन कटु तिक्त कसाय खाएंगे कटु बनेगा तो फिर पित्त का समन कैसे करेंगे तिक्त और कसाय रस से? किसी का कोई सवाल हो जी यहाँ पे? चलो किसी का कोई सवाल नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे जी। अगला पॉइंट है द्रव्यों के गुण। तो इसमें ये 20 प्रकार के गुण बताए गए हैं जिसको हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं जी। अगर आप सभी साथी इस अध्याय को अब ध्यान से समझ पा रहे हो जी, तो अब इसको आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत आसान है जी। अगर इसको हम शुरू से इसको ही पढ़ना शुरू कर देते, बिना गुणों को समझे, बिना रसों को समझे, बिना ऋतुओं को समझे, तो ये अध्याय, क्या आपको लगता जी कि इस अध्याय का इतना इम्पोर्टेंस है? बहुत कठिन हो जाता है गुरुजी, बहुत ज्यादा कठिन, लेकिन अब उतना नहीं है, क्योंकि अब आप रसों को, गुणों को, ऋतु को, इन सब को समझ चुके हो, इनके अनुसार ही तालमेल बिठाना है जी।
तो ये 20 प्रकार के गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं जी डिटेल में। अगला पॉइंट है जी रोग एवं आरोग्य में कारण, इसको कल पढ़ लेंगे जी। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि किसी भी चीज़ का अति योग करना या हीन योग करना या मिथ्या योग करना, इन सब से शरीर में बीमारी होती है। यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी योग कर रहे हैं, वो समता में रहना चाहिए। मान लो कि आप सूरज की तरफ टकटकी लगा के देखोगे तो आंखें अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी? बुरी अंधे होने वाला काम है। हाँ, तो इसमें यही है कि किसी भी नुकीली, धारदार या किसी भी तेज चमक को चीज़ को बहुत नज़दीक से नहीं देखना है, या किसी दूर वाली चीज़ को भी टकटकी लगा के नहीं देखना है। इसमें मिथ्या अतिहीन योग का वर्णन है। अच्छा पॉइंट है, इसको कल पढ़ेंगे जी। और 2 दिन और लगेंगे इस अध्याय को ख़त्म होने में। तो अभी किसी साथी के आज से के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो रख सकते हैं जी, ताकि फिर क्लास को समापन की ओर ले जाएं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी 2 सवाल है, पूछ सकता हूँ? पूछो। एक सवाल ये है कि राई और सरसों दोनों में क्या अंतर है, एक ये सवाल है। और दूसरा, आपने पहले बार एक बताया था कि ये कौन से पान नंबर से अष्टांग हृदय में पढ़ना है, वो बार बार पढ़ना है, थोड़ा वो पान संख्या बता दीजिए बस। मतलब बार बार पढ़ना है, क्या बोल रहे? ये पॉइंट नहीं समझ आया जी, क्या है आपका सवाल? नहीं गुरुजी, एक मीटिंग में आपने कहा था कि अष्टांग हृदय के कुछ ऐसे पान संख्या है जो 5, 6, 7 है, तो वो बार बार पढ़ना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा कुछ कहा था, तो मैं भूल गया इसलिए। अभी तो मैं भी भूल गया जी कि क्या बोला है आपको बार बार पढ़ने के लिए। किसी साथी को याद है तो वो बता सकते हैं। किसी साथी को पता है कि गुरुजी ने बताया था ये अष्टांग हृदय में कोई पेज संख्या ऐसी है जो 7-8 पेज संख्या है, तो जो बार बार पढ़ाए ताकि पढ़े कि समझ में आ जाए, और ऐसा कुछ था गुरुजी। अभी मैं भी थोड़ा ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। राई और सरसों में अंतर बता दीजिए, वो मतलब थोड़ा गुणों के आधार पर या फिर इसके ऊपर, ये कैसा, मतलब दोनों में पहले बात तो फिजिकली वो ये समझ में नहीं आ रहा है डिफरेंस, एक बात ये है। और दूसरी बात है कि गुरुजी जैसे आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र, उत्तर भारत में ज्यादातर पर सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना सरसों का तेल नहीं खाया जाता है जैसे आप बार बार सरसों के तेल के बारे में कहते हैं। तो ये कोई जैसे कोई इलाके की जहाँ जिस इलाके में जो आता है ऐसा कुछ है, तो हमारे इलाके में तो वैसे मूंगफली का तेल आता है, सनफ्लावर सूर्यफूल का आता है, तिल का आता है, तो ऐसा भी कुछ है जो मतलब इलाकों के ऊपर है, जैसा उत्तर भारत अलग होगा, दक्षिण भारत अलग होगा, पूर्वी भारत अलग होगा। ठीक है जी, सवाल ठीक है आपका। इधर ज़्यादा सरसों होती है, खाते भी सरसों ही है जी, और ये सवाल ठीक है, आपके वहाँ विविधता है तो वो अलग अलग है। अनुपम जी, आप इनको सरसों और राई का डिफरेंस बताओ। सरसों राय के गुरुजी गुण धर्म का जानकारी नहीं जी मेरे को तो। क्यों गुरुजी? ठीक है जी, और कोई साथी बता सकता हो जी? गुरुजी इसके अगर आयुर्वेदिक के उससे तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये इतना इसमें डिफरेंस ही मुझे पता है कि ये बहुत छोटा होता है राई को, जो वो राई, और इसको थोड़ा लगभग इसका औषधीय गुण इससे सरसों से ज्यादा अधिक है, इतना मुझे पता है। अचार में डालते हैं इसको, राई को, बस इतना ही पता है। पाटिल जी, इसके दोनों के गुण क्रम पढ़ते हुए फिर आपको डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि राई के गुणों का नहीं पता है, सरसों का तो पता है, फिर पढ़ के बताएंगे इसको आपको भाव प्रकाश से। गुरुजी को एक बात पूछना था। आप पूछिए। जैसे आपने बताया कि ये कफ के लिए सरसों तेल का बेस्ट है, तो ये पित्त और वात के लिए कौन सा तेल बेस्ट है? ठीक है जी, देखो तेल वैसे तो माइक बंद करो जी, अपना आवाज वापस गूंज रही है। तेल हमें ऋतु के अनुसार सेवन करना चाहिए जी। पहला पॉइंट तो ये कि ऋतु के अनुसार, जैसे अप्रैल से अक्टूबर तक जब शरद पूर्णिमा आती है तो गाय का घी या नारियल का तेल इस्तेमाल करो, और हेमंत और शिशिर ऋतु के सर्दियों के 4 महीनों में मूंगफलियाँ गाय का घी इस्तेमाल करो, और
वसंत ऋतु के 2 महीनों में सरसों का तेल। एक तो पॉइंट ये होगा कि ऋतु के अनुसार इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी कोई रोगी ऐसा है कि सर्द गर्मियों के टाइम में भी उसको कफ बढ़ा हुआ है, कफ की समस्या है, ब्लॉकेज जैसी स्थितियाँ हैं, तो वहाँ भी सरसों का खिला सकते हैं जी। तो कफ वालों के लिए सरसों का बेस्ट है, और पित्त वालों के लिए गाय का घी या नारियल का तेल बेस्ट है जी। और वात वालों के लिए ऋतु के अनुसार खिलाएंगे तो वो बेटर है जी, क्योंकि गर्मियों में रुक्ष गुण अत्यधिक है, क्योंकि सूर्य की गर्मी तीक्ष्ण है, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण है जी, जो हमने पढ़ा ऋतुचर्या अध्याय में। तो वहाँ नारियल का खा सकता है वात वाला, कोई दिक्कत नहीं है, गाय का घी भी ले सकता है। और सर्दियों में वात वाला मूंगफली का तेल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ऋतु के अनुसार उनको बैलेंस में भी करेगा। और अपनी ये एक ऋतु बच गई, वसंत में भी वात वाला भी सरसों का ले सकता है। अजय दुबे जी, हुआ क्लियर? राइस ब्रान जो होता है, राइस ब्रान तेल, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें? इसके बारे में कहीं आयुर्वेद में तो आया नहीं है जी, खाने के लिए कोई इसका जिक्र आया नहीं है। क्योंकि जो आजकल जो भी ब्लॉकेज लोगों को हो रहा है, लोगों को उसमें राइस ब्रान का जैसे है कि राइस ब्रान देने से लोगों को जो घबराहट बेचैनी होता है वो नहीं होता है। और जो कोई भी तेल देते हैं क्योंकि हेवी होता है, और राइस ब्रान थोड़ा लाइट में होता है, तो हमको जहाँ तक जानकारी है तो राइस ब्रान का अभी जो प्रचलन है कि खास करके जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल इनका ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में देने पर, कोई भी तेल देने पर प्रॉब्लम होता है राइस ब्रान को छोड़ के। आप राइस मतलब चावल का ही बोल रहे हो दुबे जी? जी जी जी, राइस ब्रान वही होता है। देखो, चावल में तो ऐसा है जी, चावल तो खुद ही कम से कम 6 महीने या 1 साल पुराने खाने चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने पानी में खड़ी रहती है फसल, तब जाके तैयार होते हैं। तो जब चावल खुद ही 6 महीने या 1 साल पुराने खाने चाहिए, तो तेल भी उतना पुराना ही खाना चाहिए अगर हो। लेकिन संहिताओं में कहीं जिक्र नहीं आया जिसका कि ये खाने के लिए उतना तेल का इसका जिक्र नहीं आया कहीं पे। तेल तो अदरकी वैसे चावल में तो होता भी नहीं ना जी, इसका फूस में से निकालते हैं, वो अब निकालने लगे, पहले तो निकालते भी नहीं थे। नया रिसर्च है। तो रिसर्च तो ये बता दिया है जी, चावल खुद ही ये बोला गया 6 महीने पुराने 1 साल पुराने खाओ, क्योंकि उनमें गुरुत्व अधिक है जी, नहीं तो शुगर हो जाएगा। कुलदीप जी, आप सवाल रख सकते हो आप अपना। गुरुजी, इस पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे तेल जो भी है तो हमें तिलहन का ही खाना चाहिए, चावल कोई तिलहन की कैटेगरी में नहीं आता। और इसी तरह से एक सोयाबीन का भी तेल अभी नया नया ही चल रहा है, तो वो तिलहन की कैटेगरी में नहीं है, वो दलहन की कैटेगरी में है वो। और चावल तो तिलहन है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो तेल, और मैंने भी उसको 2 महीने वो तेल खाया है, तो लगता ही नहीं था कि हम किसी प्रकार का तेल खा रहे हैं। कुलदीप जी, ठीक बोला है मोनू जी आपने। गुरु जी, मैं कह रहा था जैसे कि वात वालों को फिर घी नहीं खाना चाहिए गुरु जी? वात वालों को घी खाना चाहिए, दीपन पाचन करके खाना चाहिए जी। दीपन पाचन अनुलोमन जब औषधियों से अच्छा हो जाए तब खाना चाहिए जी। नहीं, मेरा ये सवाल था गुरु जी, क्योंकि बचपन से आज तक कभी तेल का इस्तेमाल किया नहीं जी, बस शरीर पे लगाने के लिए या बालों में लगाने के लिए किया, बाकी शुरुआत से आज तक घी का इस्तेमाल। देखो, ऋतु के अनुसार आपको अलग अलग तेल बताए हैं, लेकिन घी हर ऋतु में बताया है जी। खास घी और तेल दोनों में से कोई सा भी खा सकते हैं जी। गुरु जी, जैसे अभी तेल का विषय चल रहा है, तो मैंने अभी भाव प्रकाश मेरे सामने है, तो जिसमें तिल का तेल का जिक्र है, जिसमें घी का जिक्र है, जिसमें सरसों का तेल है, तुअरी का तेल है, अलसी का तेल है, कुसुम का तेल है, पोस्ता का तेल है, रेंडी का तेल है, रेंडी यानी एरंड का तेल है, गरगरस का तेल है। बस यही है गुरुजी, बाकी इसमें नहीं है जो चावल वाला पूछा गया था। हाँ, चावल भी नहीं है ना, इसमें सोयाबीन भी नहीं है। और किसी साथी का टॉपिक से रिलेटेड कोई नहीं सवाल नहीं जी? गुरुजी, नहीं तो गुरुजी, इससे जुड़ा सवाल ये था कि ये जो राइस ब्रान अभी किसी भाई ने पूछा है, और मोनू जी शायद तो इसके बारे में भी कह रहे थे, सोयाबीन के बारे में, तो ये आखिर चक्कर मतलब मामला क्या है, चक्कर क्या है ये थोड़ा आप 1-2 लाइन में या फिर 2-4 सेंटेंस में बता सकते हैं तो।
मामला ये है जी, अब इसका कोई देखो बेसिक सी चीज़ ये है कि हम अगर उसके गुण धर्म के ऊपर जाएँ, जैसे चावल का इन्होंने रख दिया था, संहिताओं में तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके ऊपर चले जाएँ कि भाई इसकी प्रॉपर्टी देखें, तो चावल के बारे में तो ऐसा है गुलशन वो पाटिल जी, कि चावल तो खुद ही ये बोला गया कम से कम 6 महीने या 1 साल पुराने खाओ, क्योंकि इनमें गुरुता अधिक है आपकी गेहूँ की तुलना में, बाकी अन्नों की तुलना में। तो उस गुणों के हिसाब से वो उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है, पाटिल जी। आज के लोग पता नहीं किस-किस चीज़ को सामने ले आते हैं जी, जैसे सोयाबीन ले आई है। अब जब इसकी कैटेगरी देखते हैं तो या दही को देख लो, आज के टाइम में इतना प्रचलन है दही का, ये अभिसंधि की कैटेगरी में आती है जी दही, नए चावल भी उसी कैटेगरी में हैं। अब जब तेल ही निकाल रहे हैं तो नया पुराना कोई नहीं देख रहा है जी, बस निकल ही रहा है। तो ये है ज्ञान का अभाव ही यहाँ पे कह सकते हैं, और जहाँ अभाव है वहीं पे बीमारियाँ हैं जी। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां होती है ना, ये नया नया कुछ कुछ लेकर के आती है लोगों में प्रचार प्रसार के लिए, और डॉक्टरों के माध्यम से वो बेचती है इनको। अब ये यूनिक लेके आ गए, ये यूनिक लेके आ गए कि मतलब कि राइस ब्रान ऑयल, तो सबको अलग लग रहा है। ऐसे ही सोयाबीन अलग लगा था शुरुआत में, तो अभी डॉक्टर ही इनको प्रचार प्रसार करते हैं ज्यादातर। सरफोला गोल्ड जो होता है वो कहाँ आपका कोई मतलब कि मल्टी मैंने बोला कुछ तेलों को या कुछ प्रोडक्ट को मार्केटिंग कंपनियां ही लाती है। अनुपम जी आपका माइक खुला है। हाँ ठीक बोला है विक्की जी। तो किसी का और डॉक्टरों को भी मुझे लगता है कि डॉक्टरों को भी ना कुछ चीजों का मतलब जो नॉलेज कम होती है उनको, मतलब कि कुछ कमीशन बेस पे उनको प्रचार प्रसार में डॉक्टर ही लाते हैं। मतलब डॉक्टरों के पास हम जाते तो डॉक्टर ही तो बताते कि भाई ये वाला तेल खा लो, वो खा रहे हो सरसों का, वो सरसों के तेल को भी मना कर देंगे, वो घी को भी मना कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये फॉर्च्यून का अच्छा आ रहा है। अभी कोई नई कंपनी नए ब्रांड नई कंपनी नया ब्रांड आ जाएगा, उसका प्रचार करने लग जाएंगे, दवाइयों का उसका प्रचार करने लग जाएंगे। इसमें एक दूसरा भी आ गया है जो गुजरात में अभी एक प्रकार से एक विकृत तेल हर प्रदेश में चलता है, जैसे एमपी में सोयाबीन का चलता है, और फिर गुजरात में मैं देखता हूँ तो अब कपास, गुरुजी अगर कपास की बात करें तो कपास में कैसे तेल निकलता है? बिनोले का होगा वो। नहीं मोनू जी, जैसे कपास का तेल है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा तेल के गुणधर्म जैसा है। इसमें तेल आप बिकता है महाराष्ट्र में कई बहुत सारे इलाकों में भी ये कपास का यहाँ बहुत ज्यादा कपास का तेल चलता है, सरकी तेल बोल के आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये देखा है कि जो रक्त दूषित है ना, रक्त दूषित जल्दी होता है, और जो घाव होते हैं ना वो घाव जल्दी नहीं भरते, और फोड़े फुंसियां आना शुरू हो जाता है उससे। तो ये भी एक उसी का ही तरीका है जो अभी विकी जी ने बताया है। क्योंकि मेरे एक डॉक्टर दोस्त है और वो अच्छे दोस्त है, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास जो दवाइयाँ लेने के लिए आता है वो एक एमआर आता है, और एमडी डॉक्टर को एमआर बोलता है कि ये इसमें वो दवाई देना है, उसमें वो दवाई देना है। और जब डॉक्टर को ये बात सच है, मैं कोई अगर डॉक्टर भाई है तो वो बाप उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते। और डॉक्टर को ऐसा बोला जाता है कि आप इसको प्रमोट करो और आपका टिकट कंफर्म है। तो ये जो यात्राएं चलती है ना, उसको स्विट्जरलैंड है, कहीं अफगान जाना है, कहीं घूमना है, या फिर कहीं विदेश जाना है, तो ये सारा प्लान के हिसाब से चलता है। एमआर भी मेरे कुछ दोस्त है तो वो सब बताते हैं, सच्चाई ये है कि अभी सबके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी सभी साथी एक जैसे, तो इसलिए बोल रहा हूँ जी। पाटिल जी जैसे हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि भाई किसी भी रोगी को उसकी दवाई देने से पहले आप अगर शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रॉपर आपने शास्त्रों का अध्ययन करके आप वैद्य चिकित्सक बने हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई उसकी रस क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब कुछ डिसाइड करके, मतलब एक वैद्य डिसाइड करता है कि क्या औषधि देनी है और क्यों देनी है, किस तरह से देनी है। लेकिन एलोपैथी में जो है कि वहाँ ऊपर से बताया जाएगा कि अब शुगर के लिए ये दवाई शुरू कर दो, अब इसके लिए शुरू कर दो। डॉक्टर अपनी तरफ से ये नहीं है कि इसमें ये और मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, ऊपर से आदेश मिलता है और वही लिखते हैं जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। अब नॉलेज तो डॉक्टर की होनी चाहिए, डॉक्टर को ऊपर से मिलता है कि अब ये लिखना शुरू करो, ये बोलो, ये चलाओ। हाँ जी बोलो।
गुरुजी अलसी का भी तेल कहीं शास्त्रों में है क्या वर्णन? अलसी के तेल के बारे में शास्त्रों में है। अलसी का तेल अभी इन्होंने बोला है। अलसी का तेल भी खाने के मामले में उतना अच्छा नहीं है जी। अभी कोई कई कंपनियां गुरुजी उसको प्रचलन में लेके आ गई है कि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12 की मात्रा अधिक है, मछली के तेल से भी ज्यादा है, तो उसके कैप्सूल या कुछ उसके प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए काफी कंपनियों ने। ठीक, बिल्कुल यही है जी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे जी। सभी को नमस्ते। 10 बजे का समय हो गया जी। विकी जी जी विकी जी अलसी का तेल है ना, तो ये हाँ जी, अच्छा भाव जी। प्रकाश में अच्छा जी, वो है ना, मेरे को एक तो पेट में नो जाम सा हो रहा है कुछ, और फिर गर्मी हो रखी है पूरे शरीर में, तो इसका क्या समाधान है? ये दोष है ना, कुपित्त हो गए, वो निकले नहीं, क्या करिए इसका अब? फिर आपने गड़बड़ कर लिया ना जी, आप अपने दिमाग से ज्यादा चले हो। दिमाग वाली तो कौन सी चीज में आचार्य जी, वो थोड़ा वो टाइम से लिया, इतनी तो बात है बस है तो जी। ठीक है, या बाद फिर में देखो विरेचन के लिए तो वो पंचतिक्त भी है, महातिक्त भी विरेचन के लिए तो है ही गुरु जी वो। ठीक है, तो कोई जी, बात नहीं। अभी आपने परिपठादी लिया है? हाँ वो उस टाइम लिया था आचार्य जी, वो परी बैठा दी। ठीक है, अभी भी आप परिपठादी ही लेके सो जाओ जी, और कल बताना क्या अपडेट है। फिर देखते हैं कि एक बार फिर से दोबारा विरेचन लगाना पड़ेगा कि या मेडिसिन से ही बात बन जाएगी जी। नहीं, विरेचन लगा दे आचार्य जी, दोबारा एक बार फिर विरेचन लगा दे, कबाड़ निकल जाएगा। निकला नहीं ना वो, दोष कुपित तो हो गए लेकिन निकले नहीं वो। कोई बात नहीं, एकदम लगातार लगाना तो ठीक नहीं है, कमजोरी भी आ जाएगी। कल आप परिपठादी पे रहो, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं लेना है कुछ भी, या केवल दाल का पानी ही लेना है जी। जी सर जी। गुरुजी कोई बता दे स्नायु तंत्र के विषय में थोड़ा सा। गुरुजी आप तो जा सकते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बाकी। ठीक है जी। गुरु जी मेरा एक सवाल है। गुरुजी चले गए हैं। बजे का टाइम है। स्नायु तंत्र के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो बता सकता है। जी मेरा कोपन में यवक और पाटल है, इसको क्या बोलते हैं जी?